तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं कोई नई सीरीज के एक नए पार्ट के साथ। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर अपनी राय देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज हम करने वाले हैं कोरियन सीरीज को स्टार्ट। तो अगर आपको कोरियन एक्शन सीरीज पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गैस हमारा जो टारगेट है 1K लाइक्स का, अगर आप 1K लाइक्स करा देते हैं तो हमें दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतनी सी इच्छा मेरी पूरी कर देंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए आगे के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। हमारी सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जो कि बाथरूम में खड़ा होता है और अपने आप को आईने में देखने में लगा हुआ है। और जब वह अपने आप को आईने में देख रहा होता है तो वह देखता है कि उसके आईने में एक अलग ही चेहरा दिखाई देने में लगा हुआ है। और ब्लैक सूट पहन के जो लड़का खड़ा होता है वो उससे पूछ लगता है आखिरकार तुम कौन हो। और तभी हमें दिखाया जाता है सिल्वर हेयर और ब्लैक सूट वाले लड़के को जो कि मिरर में देखने में लगा हुआ था। और मिरर में दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो अपनी ही परछाई को देखने में लगा हुआ था जिसका चेहरा टोटली बदल चुका है। और वो व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लैक हेयर के साथ उसके सामने खड़ा हुआ है और वो इसे देखकर पूछने में लगा हुआ होता है आखिरकार मेरा नाम क्या है। तभी हमें पता चलता है नाम से भी जाना जाता है वर्चुअल रियलिटी गेम से। इस गेम को पूरी फैंटेसी के तौर पर बना गया है। यहाँ पर ड्रैगन्स है, मॉन्स्टर्स हैं, डीमंस है, यहाँ तक कि हंटर और प्लेयर्स भी हैं। और सारी की सारी जो गेम की स्टोरी है वो इसी से ली गई है और ये उस दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट गेम है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम जैसों के लिए एक दूसरी दुनिया। और तभी हमें उस दुनिया के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया फैंटेसी से बनी हुई है। इस गेम के अंत तक मतलब इस गेम के बंद होने तक ऐसा कोई भी गेम नहीं आया जो इसको पीछ पछाड़ सके, जिसके कारण इस गेम को पूरी की पूरी दुनिया में लेजेंडरी गेम के तौर पर जाना जाता है। और जिस दिन आर्केना कंटिनेंट के गेम को टर्मिनेट किया गया उसी समय एक न्यूज पूरे की पूरे दुनिया में फैल गई कि उस गेम को बनाने वाले वहाँ उस कंपनी के सीईओ रेमोंड अचानक से गायब हो चुके हैं। यहाँ पर हमें न्यूज में एक एंकर बताने में लगा हुआ था कि जो कॉस्मो कंपनी के प्रोडक्शन सीईओ हैं, हिस्ट्री ऑफ द आर्केन कंटिनेंट के क्रिएटर जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है इस दुनिया का, वे अचानक से गायब हो चुके हैं इस दुनिया से। और जब यह बात दुनिया वालों को पता चलती है तो वो कतई बौखला जाते हैं और कितने सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी अचानक से जैसे ये न्यूज़ पूरी दुनिया को पता चलती है तो दुनिया उधर बदर हो जाना चालू होने लगती है। और तभी देखते हैं कि उनके पैरों के नीचे जो जमीन होती है वो टूटना चालू हो गई है और हर तरफ सिर्फ तबाही तबाही मच रखी है। और तभी अचानक से उनके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग प्रकट हो जाती है जिसको देखकर हमें बताता है कि उसी वक्त से जो आर्केना गेम है वह रियल वर्ल्ड में आ गया था, जिसके कारण जो गेम है वो रियलिटी में आने के कारण उस गेम के जो मॉन्स्टर होते हैं वे भी रियलिटी में आने लगे और हर तरफ से तबाही मचाना उन्होंने चालू कर दिया। और वही एक ऐसा समय था जब पूरी पूरी दुनिया ने ये सोच लिया है कि अब अंत आ चुका है इस दुनिया का। लेकिन जैसे ही जो गेम की दुनिया है वो रियलिटी में आई तो उस गेम के जो प्लेयर्स होते हैं वे भी रियलिटी में आ गए और उन्हें जो गेम इन गेम कैरेक्टर था उनका रियल वर्ल्ड में वे लोग उसमें बदल चुके हैं। और हमें दिखाता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। और वह यह समय है जब दुनिया को यह पता चला कि इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए प्लेयर नाम के लोग इस दुनिया में मौजूद है जिन्होंने भी ये गेम खेला था वो अपने कैरेक्टर में बदल चुके होते इस दुनिया में। और इसी समय से प्लेयर्स इस रियल वर्ल्ड में आना स्टार्ट हो गए थे और हमें कई सारे प्लेयर्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा मशहूर थे। वह सिर्फ गेम की स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे बल्कि में वह मॉन्स्टर को भी हरा सकते थे और दुनिया को बचा सकते हैं। और इसी कारण से जो प्लेयर्स थे वो जल्दी हीरोज में तब्दील हो गए। ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि ऐसा समय भी था जब मैं भी यही सोचा करता था कि मैं भी काश एक प्लेयर होता तो मैं भी हीरो बन पाता। और उसी समय पर मुझे इस बात का रियलाइज हुआ भले ही मैंने अगर अपनी पावर्स को जगा भी लिया होता तो मैं इतना फेमस नहीं होता फिर भी, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी गेम खेलने वाली जो मशीन थी उसकी जो प्राइस थी वो 1 लाख मतलब 1 मिलियन क्रॉस कर जाती है और इतना हमारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगर मैं मंथली भी इसे रेंट के तौर पर लेना चाहूँ तो उसके लिए मुझे लाखों देने पड़ेंगे और इतनी हमारी फैमिली की हैसियत नहीं थी। तभी हमें किसी को रोते हुए दिखाया जाता है जो कि माफी मांगने में लगा हुआ है किसी से। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो ली हुई उसके जो फादर होते हैं वह रोने में लगे हुए होते हैं और वो अपने बेटे से माफी मांगते हैं और कह रहे होते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं इतना केपेबल बंदा भी नहीं हूँ कि जो अपने बेटे को उसके मन पसंदीदा गेम भी खिला सकूं जो कि वे खेलना चाहता था मन भर के। मैं वाकई में एक बहुत बुरा फादर हूँ, मुझे माफ कर दो इस बात को लेकर। और तभी हमारा हीरो हमें बताता है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि जो मेरे फादर का बिजनेस था वो पूरी तरीके से ठप हो गया था, तबाह हो गया था। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है और वो उसके डैड से कहने में लगी हुई थी डैड आखिरकार आपको इस तरीके से रोने की जरूरत क्यों है, आप शांत हो जाइए, आखिरकार इसने अगर गेम नहीं खेला तो क्या हो गया, जो होले वो आपको जरूर समझेगा। तभी दूसरी तरफ हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि काफी उदास चेहरा बनाते उससे कह रही होती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। तभी यहाँ पर जो होयल की सिस्टर होती है वो भी कहने लगती है मॉम अब आपके साथ क्या हो गया, अब आप भी ऐसी हरकतें मत कीजिएगा। ये सारे का सारा जो सीन होता है वो होयल देखने में लगा हुआ है और हमें बताता है कि इस समय पर मुझे रियलाइज हुआ कि सच्चाई क्या है।
और मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, आर्कन को छोड़ना ही पड़ेगा जल्दी। और कहानी आती है प्रेजेंट में, और मन में सोचते हैं वो अपने बालों को पकड़कर खींचने में लगा हुआ होता है। और मन में सोचते कहने लगता है अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरा कैरेक्टर रियलिटी में बदल जाएगा तो मैं इस गेम को कभी भी खेलना नहीं छोड़ता। और जब इस समय पर जब मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया था तो मैंने उस गेम को 1 साल भी नहीं खेला था, जिसके कारण जो मेरा लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। और तभी हमें उसके लेवल को बताया जाता है। तो गाइस मैं बता दूं, जो राइट साइड में है वो हुयूल है, ली ह्यूल है, और जो लेफ्ट साइड में है वो रोमियो है, जिसका गेमिंग कैरेक्टर जो इसने खुद डिजाइन किया था। और इसका लेवल 55 है। और मन में सोचते कहने लगता है भले ही मैंने आखिरकार अपनी पवर्स को अवेकन करने में सक्सेसफुल रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो कैरेक्टर मैंने पॉवर्टी के दौरान 10 साल पहले बनाया था उसमें मैं तब्दील हो जाऊंगा और बदल जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें रोमियो को दिखाया जाता है जिसका ये बात जानने के बाद भी उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने में लगा होता, और वो अपनी टी आराम से पीने में लगा हुआ है, चाय। और वो चाय को पीने के बाद कहने लगता है ये चाय काफी अच्छी है। जब ये बदली हुई सुनता है तो वो कतई शौक हो जाता है, और मन में सोचते कहने लगता है इसकी अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं पूरी तरीके से पकड़ा जाऊंगा और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी हमें रोमियो के बारे में बताता है, और बताता है कि रोमियो एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मैंने अपने मिडिल हाई स्कूल के सबसे ज्यादा पॉवर्टी वाले समय में इस कैरेक्टर को डिजाइन किया था। और आल्सो ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें अपनी पूरी जी जान लगा दी थी मैंने बनाने के लिए इस कैरेक्टर को, और ये कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। और इसी तरीके की इसकी स्टोरी इसी तरीके से चलती है। तो मैं बताता है इसकी स्टोरी के बारे में, क्योंकि जो रोमियो था वह एक बहुत बड़ी फैमिली का सक्सेसर था, लेकिन एक समय बाद किसी डीमन ने इसकी पूरी फैमिली को बुरी तरीके से मार दिया और तबाह कर दिया। और उस पूरी फैमिली में यह अकेला बंदा जिंदा रहता है, और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए इसने अपने आप को डीमन हंटर बनाने का फैसला किया। और यही इसकी स्टोरी थी जो कि मैंने उस समय पर खेली थी। यहाँ पर वो अपने बचपन की मेमोरीज को याद करता है जब वह काफी तो छोटा बंदा था जब इस कैरेक्टर को डिजाइन किया था। तो इसके जो सिंड्रोम से वो अलग ही थे, यहाँ वो अजीब हरकतें किया करता था, और ये बचपन में उसी तरीके से एक्टिंग किया करता था जिसके जैसे इसका कैरेक्टर। और जिस चीज को याद करते करते लियोल का तो शौक होता है, और वो मन में सोचते लगता है बस बहुत हो गया, अब मुझे उसकी याद मत दिलाओ। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह समय मेरा डार्क पास्ट था जिसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे पता है कि जो आम लोग हैं वो तो मुझे यही कहेंगे कि जो मेरी मेमोरी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी मेमोरीज, जहाँ पर मैं हंसा खेला कूदा करता था मिडिल स्कूल में। लेकिन जबकि मैं इतना ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन जो मेरी बॉडी है वो अभी भी उस तरह की हरकतें करने में लगी हुई है। ये वाकई में मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। तभी दूसरी तरफ जो रोमियो होता है वो चाय के आनंद लेते हुए जब इसकी बातों को, इसकी थॉट्स को पढ़ लेता है, और वो क्या लगता है वो यादें भी क्या यादें थी। मैं उन मेमोरीज को वाकई में बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। और जब ये बात ली हुई सुनता है तो वो कतई शर्म के मारे लाल पड़ जाता है, और उससे कहने लगता है प्लीज यार अपना मुंह बंद कर ले और मत बोल, और जिस मैनर से तुम बात करने में लगे हो, जिस एक्सप्रेशन बनाने में लगे हो बोलते समय, वो बनाना बिल्कुल बंद कर दो। और जब मैं काम पर जाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, आकर देखो तो जरा मेरी हालत क्या हो गई है। अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो असली वाला लियोल है उसका कैरेक्टर अलग है और रोमियो का कैरेक्टर अलग है। भाई जब दोनों मर चुकी है तो इसकी भी वो अपनी बॉडी पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और जिस तरीके से रोमियो बिहेव करने में लगा हुआ है वो मन में सोचते कहने लगता है अगर ऐसा ये सब चलता रहा तो जो सोसाइटी वाले क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे, और जिस तरीके से रोमियो बात करता है तो लोग तो मुझे पागल ही समझेंगे। और तभी वो अपने ख्यालों में खो जाता है और उस मूवमेंट के बारे में सोचने लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा जब वह अपने बॉस के साथ काम करने के लिए जाएगा, यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा चिल्लाने में लगा हुआ है, हे जरा अपने आप को देखो तो जरा, तुमने अपने बालों को सफेद मतलब व्हाइट कलर में डाई कर रखा है, जरा अपने आप को देखो तो जरा, तुम किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखने में लगे हुए हो, क्या तुम कोई आइडियल वेडल बनने वाले हो। और ली हुई जरा अपने आप को देखो तो जरा, तुम मुझे कुछ अजीब तरीके से घूरने में लगे हो काफी समय से, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मुझसे कोई परेशानी है तुम्हें। और इसका बॉस उस पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी अचानक से जो रोमियो होता है जैसे हाथ में कप पकड़ा होता है वो पानी उसके मुंह पर फेंक देता है। इस बात को सोच कर जो असली वाला लियोल होता है उसके तो पसीने छूट रहे होते हैं, और मन में सोचते क्या नहीं लगता अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया इस बंदे ने तो मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा इस बात के लिए। और रोमियो इसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता कि हम जैसे जो डोबल्स होते हैं वो इन सभी सिचुएशन के सामने अपना सर नहीं झुकाते। और दूसरी तरफ जो लियोल होता है वो मन में सोचते कहने लगता है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, जो भी चीज मैं कहने में लगा हुआ वो इसके मुंह से हमेशा गलत मतलब अलग ही निकल के आने में लगी हुई है। क्या प्लेयर बनने पर ऐसा महसूस होता है जब अपने कैरेक्टर में आप बदल जाते हैं? तो ज्यादातर जो प्लेयर्स था जब इंटरव्यू मैंने देखा था तो उन्होंने कहा था कि प्लेयर बनने के बाद उनकी लाइफ में बिल्कुल भी किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन आखिरकार मेरे साथ ये डिफरेंस क्यों है और मेरा जो बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा अलग क्यों है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। खैर एक बात तो सही है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से करता रहा तो मेरे पास काम करने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी और ना ही मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, एक प्लेयर के तौर पर ही मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे आर्काना कंटेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, 10 साल पहले की जो मेमोरीज थी बस उसको छोड़कर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है
और बोलने लगता है। मन में सोचते हैं चलो सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च करते हैं इसके बारे में, फिर हमें पता चलेगा कि आखिरकार हमें क्या करना है फ्यूचर में। अब जबकि मुझे ये पता नहीं है कि प्लेयर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो रैंकर्स प्लेयर्स है, हाई लेवल के जो रैंकिंग प्लेयर्स है, जो मोस्टर हंट कर जो पैसा कमाते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो कई हजारों टन मिलियंस में होती है। आई मीन 100 मिलियंस में होती है उसकी वैल्यू। किस तरीके से हंटर्स पैसा कमाते हैं, आई मीन प्लेयर्स पैसा कमाते हैं। अब जबकि इतना ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी जान को तुम्हें दाव पर लगाना पड़ेगा, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल पॉइंटलेस है मेरे लिए। यहाँ तक कि जो मेरी लाइफ है वो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी ये बात सुनने के बाद जो रोमियो होता है वो अपना पूरा नाम लेता है। मैं नहीं लेने वाला भाई, मुझे बहुत ज्यादा कष्ट पड़ता है इसका पूरा नाम लेने में। और वो उससे कहने लगता है मैं रोमियो इन छोटी मोटी चीजों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता, जैसे कि मैंने हर चीज के बारे में मुझे पता हुआ है इसलिए। और बोलता है इसी कारण मुझे किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, क्योंकि ये लौंडा बचपन से ही बहुत ज्यादा अमीर था कैरेक्टर के अनुसार। रियलिटी की बात अलग है। और ली हुई मन में सोचते कहने लगता है इसलिए मुझे पता लगाना है कि जो आजकल के डीमन हंटर्स है वो क्या करते हैं काम के लिए। और जब ये गूगल पर इसको सर्च करता है तो वो देखता है कि इसके ऊपर सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ उसे 2 ही पेज मिलते हैं। ये देखकर वो कभी सरप्राइज हो जाता है। ये देखने के बाद सरप्राइज होते मन में सोचते कहने लगता है क्या क्या आजकल के जो डीमन हंटर्स है वो कुछ भी नहीं करते हैं। और अगर हम इस विकिपीडिया की 2 पेजेस को स्किप कर दें तो इसमें सिर्फ फालतू के आर्टिकल्स है और कुछ भी नहीं। और जब वह इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो दोनों के दोनों खुद ही शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर उस आर्टिकल के अनुसार आर के नाम जो अक्षाना बेस था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। और एक आर्टिकल में लिखा था कि एक हंटर आई मीन एक डीमन, मतलब जितने भी सारे के सारे जो डीमन हंटर्स एनपीसीज हैं वो पूरा का पूरा जो अक्षाना टाउन था वो पूरी तरीके से उसे मार दिया गया पूरी तरीके से। और वहाँ के जो हीलर फेडरेशन के अथॉरिटी थे वो बताते हैं कि 152 मारे गए हैं उसमें और एक भी सर्वाइवर्स नहीं है। और इससे पता चलता है कि सारे के सारे जो हंटर्स थे वो मारे जा चुके हैं, डिमोनिक हंटर्स। ये जानने के बाद वो कतई शौक से भर पड़ता है और कहने लगता है क्या जो अक्षाना बेस था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये बस अकेला पूरे गेम में अकेला एक ऐसा शहर था और एक ऐसी सिटी थी जहाँ पर डीमन हंटर बनने की ट्रेनिंग तुम्हें दी जाती थी, जो कि डीमन हंटर्स के लिए किसी होली लैंड से कम नहीं था। और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, वह अक्षाना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई भी डीमन हंटर के रोल को नहीं खेलता। सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा जाए तो इस रोल को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है और सारे के सारे डीमन हंटर्स मारे जा चुके हैं। अरे RIP कर दिया ऐसे तो। और बताता है, हाँ वो भी बताया मुझे कि जो डीमन हंटर्स थे उन्होंने 10 साल पहले कुछ भी नहीं किया था। हमें पता है कि जो डीमन हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर थे उस वक्त, और तो और उनके लिए अपना पाथ चूज करना भी काफी ज्यादा कठिन था, क्योंकि जो बाकी के जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी स्किल्स काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो डीमन हंटर्स होते हैं उनकी जो वेपन्स होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं। और जबकि डीमन हंटर्स के लिए डीमंस को मारकर लेवल अप करना काफी ज्यादा हार्ड था, तो वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए क्वेस्ट कंप्लीट कर अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से। लेकिन जब डीमन हंटर्स की बात आती है डीमंस को मारने की, तो वो बाकी सभी प्लेयर से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और वो जो डीमन हंटर्स होते हैं वह डीमंस को मारने में काफी ज्यादा कैपेबल है और उनकी स्किल्स उस समय पर बहुत ज्यादा काम आती हैं। और उस समय पर ये नॉर्मल बात थी कि जो डीमंस होते हैं वो डीमन हंटर्स की ओनली क्वेस्ट में ही अपीयर्ड होते हैं। और इस पूरे के पूरे में ज्यादातर जो क्वेस्ट थी वो बहुत ज्यादा इनफेमस थी प्लेयर्स के ग्राइंड करने के लिए। तो ये डीमन हंटर्स की क्वेस्ट थी उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें 8 डीमंस को 10 डीमंस को मारना है, फिर 30 डीमंस को मारना है, फिर 80 डीमंस को मारना है अगर आपने आपको लेवल अप करना है तो। यहाँ तक कि उसके जो रोल था वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और एक नंबर का पॉइंटलेस कैरेक्टर और रोल था। यहाँ पर उस समय की उसकी मेमोरी आती है जब कोई पीछे से गुजर रहा होता है और डीमन हंटर के बोलता है क्या ये एक डीमन हंटर है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि आज के इस समय में भी कुछ लोग डीमन हंटर्स के रोल को खेलने में लगे हुए हैं। और बताता है कि जो डीमन हंटर्स का रोल था वह सभी के सभी उसे एक नंबर का यूजलेस समझते हैं और पूरे के पूरे गेम में यही एक ऐसा कैरेक्टर था जो क्लास पूरी तरीके से बेकार थी। लेकिन रोल का यूजलेस होना और नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसेस करना, ये दोनों की दोनों एक डिफरेंट बात है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा हुआ। और जबकि सारे के सारे डीमन हंटिंग टेक्निक सिखाने वाले सारे के सारे एनपीसी मारे जा चुके हैं, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरी बात है। क्या यहाँ पर किसी प्रकार की डीमन हंटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है क्या? चलो देखते हैं। तभी मैं एक आर्टिकल देखता है, यहाँ पर कुछ लोगों ने लिखा हुआ था कि आर्कन का जो अपडेट समरी है वो वर्जन 4.26 में आ चुकी है। यहाँ पर फालतू की कमेंट्स लिखी हुई होती है, मैं इन पर बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देने वाला। और तभी अचानक से लियोल कुछ देखता है और वो कहीं सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर वो पुराने मतलब वर्जन 5 के आर्टिकल को देखता है। लेवल 5 का बंदा होता है एजल वेगर, वो बताता है कि जिन लोगों ने गेम खेलना छोड़ दिया था इस कैरेक्टर को, तो यहाँ पर इस गेम में एक नया अपडेट आया है कि जो डीमन हंटर्स होते हैं उनके पास उन्हें एक स्पेशल पावर दी जाती है कि वो डीमंस को मार सकते हैं किसी भी प्रकार के। और जब ये अपडेट इसको पता चलता है तो वो कहीं सरप्राइज हो जाता है। तभी हमें हिस्ट्री ऑफ आर्कना के वर्जन 8.1.1 के बारे में रियलिटी अपडेट कंप्लीट के बारे में बताया जाता है। और काफी ज्यादा लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था, क्योंकि इसके गेम बंद करने के बाद इस गेम में काफी ज्यादा डीमंस आना स्टार्ट हो चुके थे। और ये डीमंस इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जो बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो डीमंस को नहीं मार सकते।
सिर्फ एक डीमन, असली डीमन हंटर ही प्लेयर इनको मार सकता है डीमंस को। और तो और जो डीमंस होते हैं वो आम लोगों की, जो आम जनता होती है, उनके दिमाग को करप्ट कर कर और अपना वश में कर लेते हैं, उनसे बुरे काम करवाते हैं। और इस तरीके की डीमंस के इतने ज़्यादा भयानक बफ के कारण जो प्लेयर्स हैं उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। वो अपने मेंटलिटी पे बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि जो 200 लेवल के प्लेयर्स होते हैं वह भी डीमंस को नहीं हरा पाते। ये सब देखते हुए मन में सोचते क्या लगता है, क्या क्या डीमंस रियलिटी में भी आ चुके हैं? अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर जो डीमन हंटर्स हैं उन्होंने इन डीमंस को मारा क्यों नहीं अभी तक? शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और तभी भी और सर्च करने लगता है और ली यून मन में सोचते क्या लगता है, क्या होगा अगर इस पूरी की पूरी दुनिया में मैं अकेला ही डीमन हंटर हूँ? क्योंकि जो अक्षांत था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था उस समय पर, और मेरे अलावा इस दुनिया में कोई डीमन हंटर्स ना हो तो अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे डीमन हंटर के तौर पर डीमंस को हंट करने के लिए जाना चाहिए? यहाँ तक कि मैं अभी इस दुनिया से 10 साल पीछे हूँ। यहाँ तक कि मैं इस बात को लेकर भी श्योर नहीं हूँ कि रियलिटी में जो डीमंस आने में लगे हुए हैं वह 10 साल पहले जो डीमंस आया करते थे उसके बराबर ही हैं, क्योंकि 10 साल काफ़ी होती हैं पूरी दुनिया को बदलने के लिए। यहाँ तक कि जो हाई लेवल के प्लेयर्स हैं उन्हें भी डीमंस को मारने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार मैं अकेला छोटा सा बच्चा कर भी कह सकता हूँ। तभी जो रोमियो होता है इसकी ये फालतू की बात सुनते हैं उससे क्या लगता है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। ये बात सुनने के बाद लियोल भी कतई सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर वो अपने बचपन सेल्फ के बारे में बात करने में लगा था, जब उसने बचपन में उससे कहा था कि मैं रोमियो इन तुच्छ डीमन से बिल्कुल भी नहीं डरता और इन डीमन से डरकर तो मैं बिल्कुल भी भागने नहीं वाला। यही बात उसने अपने बचपन में कही थी। इसका जो कैरेक्टर होता है वो अब इसको बड़े में यही बात कहने में लगा हुआ है और कहता है यह मेरा प्राइड है और मैं किसी भी तरह से अपने प्राइड को हर्ट नहीं होने दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं और किस तरीके के इल्यूजन मुझे दिखाने वाले हैं और किस तरीके का अटैक मुझ पर करेंगे। लेकिन ग्रैंड फाइल का जो हाई प्राइड होता है वह इसे नुकसान पहुंचाने में नाकामयाब रहेंगे। और जब इस बात को ये याद करता है तो एकदम से जोश से भर जाता है और कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो कर दिखाते हैं। तभी रोमियो खड़ा होता है और उससे कहने लगता है जो तुम अभी सोचने में लगे हुए थे वो एक नंबर की पॉइंटलेस है। तुम्हें तो शुरुआत से इसको लेकर बिल्कुल भी किसी प्रकार से हेजिटेट नहीं होना चाहिए था। और वो उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है कि किस तरीके से डीमंस ने इस पूरी की पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। और रोमियो कहने लगता है तुम्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। और वहाँ पर अपना सूट बूट की बिल्कुल तैयार हो जाता है, कूल बंदा लगने लगा होता है और कहने लगता है मैं इस बात को लेकर श्योर रहूंगा कि मैं तुम्हें एक बार फिर से जहन्नुम दिखा दूं, नर्क दिखाऊंगा, नर्क। असली नर्क क्या होता है? तभी नेक्स्ट सीन में एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है जिसके बारे में बताता है कि कई साल गुजर चुके हैं इस बड़ी तबाही को हुए हुए। इस दुनिया में काफी ज्यादा चीजें ऐसी थी जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, लेकिन जो इंसानियत है उसने अपने आप को पैरों पर दोबारा से खड़ा करने की जीत जान लगा दी और अपने आप को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर लिया है। और जिस तरीके से ये तबाही होने से पहले इंसानियत जो ह्यूमंस थे वह सड़कों पर घूमा करते थे, मस्ती मजाक किया करते थे, वैसा फिर से चालू होने लगा इस दुनिया में। और इस बड़े डिजास्टर के बाद जो नई दुनिया थी उसमें सभी के सभी लोग एडजस्ट हो गए। लेकिन जिस जगह पर अच्छाई होती है उस जगह पर बुराई भी होती है। जो लोग एक नई दुनिया में, जो नए लोग थे जो नई दुनिया में एडजस्ट हुए थे, उनके जो नेगेटिव इमोशंस थे उनको डीमंस ने कंट्रोल करना चालू कर दिया। और उनके नेगेटिव इमोशंस ही इस डीमंस के लिए उनका न्यूट्रिशन, इनका खाना ही होता है। यहाँ पर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि किसी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। यहाँ पर वो एक डीमन एक पार्टी टीम मेंबर्स को देखने में लगा हुआ है और बोलता है इस बार हमारा टारगेट ये लोग है। तभी अचानक से जिस बॉडी को डीमन कंट्रोल करने में लगा हुआ था उसके मुंह में से एक बहुत बड़ी परछाई सी निकलती है जो कि देखने में काफी डरावनी होती है। और वहीं पर हमारा वो सीन खत्म हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा अपने मोबाइल में देखने में लगा हुआ है और वो मोबाइल में देखते हुए समय देखता है और 11 बजने वाले हैं और वो कहने लगता है जो समय तय हुआ था वो काफी ज्यादा लेट है उससे। तभी उस पार्टी का जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि उसका अभी भी 1 मिनट बचा हुआ है तो हम उस 1 मिनट में भी उसका इंतजार करेंगे तो कैसा रहेगा। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है। यह बंदा एक टैंकर और इसका नाम पार्क चियोलमेन है। नाम चियोलमेन है, सॉरी गाइस। ये नामों की, कोरियन नामों की भाई मुझे ना समझ में आती कुछ भी। तभी अचानक से जो लीडर होता है वो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है और सामने देखता है तो हमारा हीरो यानी कि रोमियो और ली हुइल, जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो, हम तो अभी रोमियो कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे ना, क्योंकि दोनों कैरेक्टर तो अलग है, दोनों का बिहेवियर भी अलग है। तभी हमें सामने से रोमियो को आते हुए दिखाया जाता है जो कि सूट पहन के बन गया दूल्हा ऐसे आ गया यहाँ पर। तभी रोमियो अपनी टीम मेंबर्स पार्टी मेंबर से पूछ लगता है तुम पहले ही यहाँ पर आ चुके हो। यहाँ पर टीम लीडर उसे इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि ये हमारा लास्ट पार्टी मेंबर होने वाला है। और वो पार्टी मेंबर रोमियो से कहने लगता है तुम बिल्कुल सही समय पर आ चुके हो और अपना इंट्रोडक्शन कराते हो। उससे कहने लगता है कि मेरा नाम चियोलमेन है और मैं इस टीम का पार्टी लीडर हूँ, तुमसे मुझे मिलकर अच्छा लगा। और रोमियो भी उससे यही जवाब देता है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पर जो रोमियो होता है वो उस तरफ देखता है तो वो कहने लगता है एक चीज को देखकर जो लाइट थी चमकने में लगी हुई होती है, जो रियलिटी में और जो प्लेयर्स की आंखों में नजर में दिखाई देता है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो आम इंसान है वो इसे नहीं देख सकते। और बताता है कि अच्छा तो ये है रैप्चर।
अब समझ में आया कि प्लेयर्स को ये किस तरीके से दिखाई देता है। प्लेयर्स के लिए ये एक पोर्टल टाइप का है, लेकिन इंसानों के लिए ये बस एक कुछ नहीं, हवा जैसा और कुछ नहीं। यहाँ पर इंसान जो होते हैं, आम इंसान, वो बिना किसी परेशानी के इसे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन वे लोग अदर डायमेंशन में नहीं जाएंगे। इन्हें तो पता भी नहीं रहता कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ भी है। अगर मेरी पावर्स अवेकन नहीं होती तो मैं भी इनमें से एक बंदा होता जिसे ये रैप्टर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तभी उसको नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जिसकी नोटिफिकेशन के अनुसार जिस जगह ये जाने वाले हैं उसे नोल्स अंडरग्राउंड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, और इसके जाने के लिए 35 से 40 का लेवल होना जरूरी है। मतलब सलाह दे रहा है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि तुम्हें इतना ही होना जरूरी है। और इसकी जो डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रेट है वो 19.8% है, और जैसे भी 80+ हो जाएगी तो जो डांजन टाइप का जो रैप्टर है वो पूरी उसका दरवाजा खुल जाएगा और इसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर आने लगेंगे असली दुनिया में। और एक बार असली दुनिया में मॉन्स्टर आना चालू हो गए तो वे सभी को मारना भी चालू कर देंगे। और इस तरीके का लेवल रिक्वायरमेंट देखने के बाद जो रोमियो होता है वो खुश होने लगता है और कहने लगता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा परफेक्ट जगह है, मुझ जैसे 55 लेवल वाले बंदे के लिए तो। और इस डांजन के अंदर जो भी पार्टी मेंबर जाने में लगे हुए हैं इस रैप्टर के अंदर, मैंने उनका एवरेज लेवल देख लिया है और इनका एवरेज लेवल 200 है। और ये एक ऐसा लेवल है जिसके बारे में मैं अभी सोच भी नहीं सकता। मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे अपने आप को जल्द से जल्द लेवल अप करना है तो। लेकिन भगवान का शुक्र है कि इस रैप्टर में सिर्फ हाई लेवल के प्लेयर्स ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि में लो लेवल के प्लेयर भी जा सकते हैं, जिसके कारण मैंने अपने जितने लेवल के ही पार्टी मेंबर्स को ढूंढ लिया है और उसके साथ मैं अंदर जा सकता हूँ। यहाँ पर हमें उनके पार्टी मेंबर्स के बारे में बताया जाता है। जो लड़की होती है वो काफ़ी तक खुशमिजाज होती है, वो उससे कहने में लगी हुई थी तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैं भी तुम्हारे पार्टी के साथ जा रही हूँ रेड पर, चलो हम लोग अच्छे से काम करते हैं। तभी हमें उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। क्लोज रेंज डील टैंकर, इसका नाम हांस यंगवुक होता है। क्लोज रेंज डीलर होता है, इसका नाम चियो जेंगहुन होता है। और जो लड़की होती है वो मैजिक डीलर होती है, इसका नाम सियो जेंगहुन होता है। खैर नाम तो हमें वैसे भी याद नहीं रहने वाले, आप लोग समझ जाओ, काफी होशियार हो मुझे पता है। तभी जो पार्टी लीडर होता है वो अपनी टीम मेंबर से कहने लगता है कि जैसे कि हमने प्रोग्रेस रेट देख रखी है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि हमसे हाई लेवल वाली जो टीम है वो ऑलरेडी अंदर जा चुकी है, तो अब समय आ चुका है कि हम भी इसके अंदर जल्दी जल्द जाएं। हम लोग थोड़ी बहुत अपनी तैयारी करेंगे और एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद हम अंदर चले जाएंगे। और सभी लोग इस बात को लेकर एग्री भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रोमियो को कुछ डाउट लगने में लगा है और तभी नोटिफिकेशन हमें दिखाया था डिस्ट्रक्शन प्रोग्रेस 19.8% का। और तभी हमें प्रोग्रेस रेट के बारे में बताया जाता है और बताता कि एक बार जो प्रोग्रेस रेट है उसने 100% बार को हिट कर लिया तो जो रैप्टर्स है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और उसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो रियल वर्ल्ड में आना स्टार्ट कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया था। इसलिए इस दुनिया के जो प्लेयर्स हैं उन्हें फुल परमिशन दे दी गई है कि वो रैप्टर्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर को हंट कर सकते हैं अपने अनुसार। और इसी कारण से जितने भी प्लेयर्स होते हैं वे अंदर जाकर मॉन्स्टर को हंट करते हैं। और तो और इस दुनिया में सिर्फ प्लेयर्स ही एक ऐसे लोग हैं जो कि इस टिकिंग बॉम्ब को काफी क्लोज से महसूस करते हैं। तभी वहाँ पर उस पार्टी का जो लीडर होता है वो ताली बजाते सबको बुलाता है और कहने लगता है चलो अब हम अंदर जाना चाहिए, हमारा समय आ चुका है। और सभी के सभी लोग ये सुनने के बाद कतई खुश हो पड़ते हैं और कतई एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी जो रोमियो होता है उसे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो लियोल होता है वो ये सब देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है ये सभी के सभी लोग को जरा देखो तो जरा ये कितने ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। मैं इस टीम का एक पार्टी मेंबर हूँ तो मुझे इसके लिए भी कुछ कहना चाहिए। मेरी फैमिली में 3 सिस्टर में मैं सब अकेला उनका ब्रदर हूँ और मुझे उन तीनों के बीच में सरवाइव करने के लिए हमेशा सावधान रहना पड़ा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज्यादा दर्दनाक भरा बीता है, क्योंकि इसकी जो सिस्टर्स है उन्होंने इसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटा है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर रखी है, क्योंकि उन तीनों में ये सबसे ज्यादा छोटा था। और इस सभी को याद करते हुए मन में सोचते कहने लगता है कि इन पार्टी मेंबर्स के साथ अंदर जाना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लियोल जब इसके बारे में सोच रहा होता है तभी जो रोमियो होता है वो अपने ही भाषा में बोल पड़ता है और सभी से कहने लगता है तो मैं इस रेड के अंदर जाने में किसी प्रकार का कोई भी चीज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग कतई शौक हो जाते हैं, खासकर लियोल। इसका तो मुंह फटा का फटा रह जाता है और मन में सोचते कहने लगता है आखिरकार मैंने इन सभी को ऐसे क्यों किया जैसे कि मैं किसी जगह का किंग हूँ। लेकिन कोई भी इसकी बातों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और सभी के सभी लोग इसे इग्नोर मार देते हैं। और तभी जो टीम लीडर होता है वो सभी से कहने लगता है हाँ तुम्हें तो पता ही होगा कि जो नोल होते हैं वो किस तरीके के जो मॉन्स्टर है। तभी उसमें जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है हाँ बिल्कुल मैंने उससे पहले फाइट भी कर रखी है। और वो जो डीलर होता है वो उससे कहने लगता है अगर हम सावधानी से इसमें इन मॉन्स्टर से फाइट करें तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है क्लियर करने के लिए। और ये बात जब लियोल को पता चलती है तो वो कतई बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और शौक से इतना ज्यादा शौक होता है कि इसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये बस एक इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं। और कहने लगता है खुद से कि अब बढ़िया है कि अब इनसे ना कुछ कहा जाए तो बेटर ही रहेगा। तभी वहाँ पर वो लोग उसके अंदर घुस जाते हैं। उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम लोग क्नोज के अंडरग्राउंड स्टोरेज में फूड स्टोरेज में घुस चुके हो। यहाँ पर सिर्फ हर तरफ तबाही मची हुई होती है और हर चीज टूटी फूटी पड़ी हुई है और सबवे स्टेशन की तरह ये जगह दिखने में लगी है और सभी के सभी लोग उसके अंदर आ जाते हैं।
तभी जो उन पार्टी की जो टीम की लड़की होती है वो कह लगती है कि इसका नाम, इस मॉन्स्टर का नाम नोल है, लेकिन मैं एक भी मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर जो टीम लीडर होता है वो हंसने लगता है और उनसे कहने लगता है कि अब हम पक्का श्योर हो चुके, हमसे पहले भी यहाँ पर एक टीम आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सही रास्ता लेते हैं तो हम अपना शेयर भी उनसे ले सकते हैं। और सभी के सभी लोग ये बात सुनने के बाद काफी एक्साइटेड से भर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है रोमियो, उसे किसी चीज पर लेकर डाउट हो रहा होता है और वो अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ पर उन पार्टी मेंबर्स को कुछ मॉन्स्टर्स दिख जाते हैं और कहने लगते हैं हमारे 70 मीटर दूरी पर कुछ मॉन्स्टर्स हैं। तभी वहाँ पर उसका जो टीम पार्टी लीडर होता है वो अचानक से उन मॉन्स्टर पर अटैक करना चालू कर देता है। तभी उसके जो बाकी के पार्टी मेंबर्स होते हैं ये देखकर घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, हे ब्रदर जरा हमारे लिए भी रुको, हम भी अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और ये सारी की सारी जो घटना होती है हमारे रोमियो हमारे हीरो को कुछ अजीब लग रही होती है और वो मन में सोचते कहने लगता है, 1 टैंकर, 2 क्लोज रेंज डीलर और 1 मैजिक डीलर, इस टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रीटी थोड़ा सा नॉर्मल है। लेकिन जो हमारी टीम का जो टैंकर है उसने डायरेक्टली मॉन्स्टर पर अटैक करना चालू कर दिया, ना कि अपनी टीममेट्स को बचाना। तभी हमें दिखाया जाता है कि वे सभी के सभी लोग वहाँ पर उन मॉन्स्टर से फाइट करना चालू कर देते हैं। लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो सारी की सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में लगा हुआ है। हमारी पार्टी का जो टैंकर है वो सबसे ज्यादा डिफेंस करने में लगा हुआ है और जो हमारी मैजिशियन है वो सबसे ज्यादा डैमेज करने में लगी हुई है। क्या आजकल के जो लोग हैं वो इसी तरीके से इस गेम को खेलते हैं, काम करते हैं? क्या इनकी यही स्ट्रेटजी है? खैर ये सब मेरी परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, जबकि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से यूजलेस हूँ। तभी जो मैजिशियन लड़की होती है वो उससे कहने लगती है कि मेरे जो स्टेमिना बफ का कूल डाउन है वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। तभी लड़का उनमें से कहने लगता है कि हमें थोड़ा स्लो फाइट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ होता है जो हमारा हीरो मन में सोचते कहने लगता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी बड़ी बात ये है कि पता है वो अपनी इन्वेंट्री को खोलता है और अपनी इन्वेंट्री में देखता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक तो सिल्वर डैगर होता है, एक सिल्वर एरो होता है, एक एडवेंचर्स का बाव होता है, धनुष टाइप का कह सकते हो। और इस सभी को देखते हो कहने लगता है कि मेरे पास किसी भी प्रकार का यूजफुल वेपन नहीं है इस वक्त, तो मुझे जितना कम हो सके उतना कम फाइट करनी है इनसे, जब तक मैं अपने लिए एक नया वेपन नहीं ढूंढ लेता। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि कोई हमारे हीरो रोमियो की तरफ एक एरो पॉइंट करने में लगा हुआ है, जहाँ दूसरी तरफ उसके टीम मेंबर्स मॉन्स्टर से फाइट करने में लगे हुए हैं। तभी लेकिन जो रोमियो होता है वो इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो बाजू में देखता है तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है और वो अपने अपने वेपन से उसकी तरफ पॉइंट करके रखे हुए हैं और वो चिल्लाना चालू कर देता है कि हमारे पीछे से मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर की भीड़ लग जाती है और वो मॉन्स्टर जो है एरो शूट करना चालू कर देते हैं उनकी टीम मेंबर्स पर, जिसके कारण उन्हें फाइट करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तभी जो डैमेज डीलर होता है वो उससे कह लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं, हम लोग उनसे इस तरीके से फाइट नहीं कर सकते। तभी एक लड़का होता है वो उसे काफी ज्यादा चोट लगने में लगी हुई होती है और वो अपने टीम लीडर से मदद मांगने लगता है, हमारी मदद कीजिए लीडर, मदद कीजिए। लेकिन जो लीडर होता है वो अलग ही जगह पर खड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं करता उन्हें बचाने के लिए, लेकिन उन्हें अपनी बड़ी सी बड़ी आंखों से घूरना चालू कर देता है जैसे कि अभी जिंदा निकल जाएगा इनको। लेकिन जो उनका टीम मेंबर्स होता है वो चिल्लाते उससे कह लगता है, तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या करने में लगे हुए हो, जल्दी से हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आओ। तभी अचानक से पीछे से कोई मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगता है और वो लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है, ब्रदर देखकर जरा पीछे से मॉन्स्टर आ रहा है तुम्हारे। ये जानने के बाद वो लड़का कतई शौक से भर जाता है कि अब उसकी मौत आने वाली है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर उस लड़के पर अटैक करने वाला होता है एक एरो उड़ते हुए इस मॉन्स्टर पर लगता है, जैसे कारण जो मॉन्स्टर होता है वो वहीं पर मारा जाता है। हमें पता चलता है वो एरो और किसी ने नहीं है बल्कि मैं हमारे हीरो रोमियो ने छोड़ा हुआ है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये जो बीस्ट है उन्हें अभी भी ट्रेन करना बाकी है। मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी शूट नहीं करती, लेकिन अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। कभी कभी पनिशमेंट देना भी ठीक रहता है। यही वो लड़का उसका शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। तभी जो ली होल होता है वो मन में सोचते कहने लगता है इस सिचुएशन को मुझे इस तरीके से बात करना नहीं है बिल्कुल भी, जिस तरीके से ये बंदा का बात करने में लगा हुआ है। तभी उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो अचानक से जोश से भर पड़ते हैं और मॉन्स्टर को काटना पीटना चालू करने लगते हैं और मॉन्स्टर भी कहाँ हार मानने वाले। यहाँ पर जब वो उन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं तभी उनमें से 2 मॉन्स्टर आगे निकल जाते हैं और वो चिल्लाते कहने लगते हैं कि हमारे पीछे से 2 मॉन्स्टर बचकर निकल चुके हैं और वो दोनों के दोनों मॉन्स्टर जो होते हैं वो लड़कियों की तरफ जाने लगते हैं और वो लड़की ये देखकर कांप कपाने लगती है और वो पसीना पसीना हो जाती है और कहने लगती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ अब। तभी वहाँ पर रोमियो उससे कहने लगता है कि तुम पहले अपने आप को शांत करो और अपने एरो और बाव का इस्तेमाल करने लगता है और कहने लगता है जो भी मॉन्स्टर तुम्हारे पास आने में लगे हुए हैं सबसे पहले तो मैं उनसे निपटता हूँ। तुम अपना सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेल को जल्दी जल्द कास्ट करो, भले इसमें कितना भी समय लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लड़की इस बात से एग्री हो जाती है। लेकिन जो रोमियो होता है वो अपना एरो उन मॉन्स्टर पर छोड़ देता है, जिसके कारण जो एरो है वो डायरेक्टली हिट करता है उसके सर पर और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है एक हिट में। और तभी जो लड़के होते हैं वो हीरो उस लड़की से पूछने में लगे होते हैं आखिरकार तो मैं कितना ज्यादा समय और लगने वाला है स्पेल को कास्ट करने में। तभी वो लड़के कहने लगते हैं कि मुझे बस थोड़ा और समय लगने वाला है, मेरा खत्म ही हो गया। और तभी उस लड़की का जो स्पेल कास्टिंग होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और उससे कहने लगती है कि मेरा अटैक जल्दी आने वाला है, तुम सब लोग सावधान हो जाओ।
और वो जो लड़की होती है वो अपने मैजिक फायर एरो का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसमें से काफी आग के एरोस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और सभी के सभी मॉन्स्टर को जलाना चालू कर देते हैं। और तब वो एरो निकलते हैं तो लास्ट में जाकर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं होने लगता है। और लड़का पूछने लगता है, क्या हमारी फाइट खत्म हो गई, क्या सारे के सारे मॉन्स्टर मारे गए? तभी वो लड़की उससे पूछने लगती है रोमियो से, क्या तुम ठीक हो? तभी रोमियो उससे कहने लगती है कि मैं तो ठीक हूँ, जरा दूसरे टीममेट्स को जाकर देखो। और तभी रोमियो उन मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उनको देखने लगता है। और जो सिल्वर एरो उसने इस्तेमाल किया था वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, और वो मन में सोचते कहने लगता है, क्या मैं इसे वापस से उठा सकता हूँ? सही कहा ना, उठा सकता हूँ ना, नहीं तो मेरा बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है। तभी जो लड़की होती है वो अपना हीलिंग पोशन निकालती है और अपने टीम मेंबर्स को देती है। उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ से जाने से पहले तुम इस हीलिंग पोशन का इस्तेमाल कर लो। और वो लड़का उसका शुक्रिया कहता है इस बात के लिए। लेकिन जो दूसरा लड़का होता है ब्लॉन्ड हेयर वाला, वो काफी तो गुस्से में होता है इस वक्त, और वो चिल्लाते हुए अपने टीम लीडर पे कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या करने में लगे हुए थे? और टीम लीडर बस उसे देखने में लगा है। तभी वो लड़का टीम लीडर के पास आता है, चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम इतने समय से कर क्या रहे थे? तुम देख नहीं सकते थे कि हम पर जो मॉन्स्टर अटैक करने में लगे हुए थे और तुम यहाँ पर अकेले खड़े हो? मैं समझ सकता हूँ कि जो छुपे हुए मॉन्स्टर थे उन्हें तुम नहीं देख पाए, लेकिन आखिरकार तुम हमारी नाम मदद कर क्या करना चाहते थे? तुमने तो हमें सिर्फ साफ साफ एक जाल में भेज दिया था मरने के लिए। आखिरकार तुम किस तरीके की टैंकर हो, जल्दी से हमें एक्सप्लेन करो। अचानक से वो बंदा हंसना चालू कर देता है और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हंसता है और एकदम से कहीं डीमंस की तरह हंसना चालू कर देता है, जोरों जोरों से अपना पेट पकड़कर। ये देखकर सभी के सभी लोग कभी तक घबरा जाते हैं। और वो लड़का उससे कहने लगता है, तुम इतनी जोरों से हंसने में लगे हो, ये बात क्या तुम्हारे लिए मजाक लग रही है? अगर ये तुम्हारे ब्रदर के लिए नहीं होता तो तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के नल्ले हो। तो मैं क्या लगता है कि तुम कहीं के बहुत ज्यादा बड़े कहीं राजा बाजा हो अगर मैं तुम्हें ब्रदर कहकर बुलाता हूँ तो? और इतनी ज्यादा गालियां देने में लगा होता है, लेकिन जो रोमियो होता है वो उसे रोक लेता है उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। तभी जो लाइट जलने में लगी हुई थी वो अचानक से चारों तरफ से बुझ जाती है और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ये देखकर वो लड़की कहीं शौक हो जाती है, डर जाती है और उसके पजने पजने छूटने लगते हैं। यहाँ पर जो लड़का होता है वो सभी से कहने में लगा होता है, क्या तुम मुझे ये पूछने में लगे हो कि ये इतना ज्यादा मजेदार है? और तभी वो हंसते हंसते कहने लगता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मेरे लिए काफी ज्यादा मजेदार है। और कहता है कि आखिरकार ये कैसे मेरे लिए मजेदार नहीं हो सकता, जबकि तुम जैसे नूबड़े लोग मेरे सामने इस तरीके से मेहनत और स्ट्रगल करने में लगे हुए हैं अपनी मौत को लेकर, जो कि जल्दी मरने वाले हैं। और वो जोरों जोरों से हंसने लगता है। ये देखकर वो और भी तक घबरा जाते हैं, लेकिन रोमियो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिख कर आता है कि तुम्हारी जो स्किल है वो एक्टिवेट हो रही है, नेचुरल एनिमी है तुम्हारा ये। जब भी तुम किसी भी डीमन से फाइट करोगे तो तुम्हारी जो बैटल पावर है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। तभी जो रोमियो होता है वो उससे कहने लगता है, तुम एक डीमन हो, मैंने सही कहा ना? और तभी हमें उसका असली रूप बताया जाता है, तो इस पर एक डीमन ने कब्जा कर रखा होता है। और वो हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें ये जब बात जानने में काफी ज्यादा लेट हो चुका है तुम बेवकूफ लोगों। और जिस तरीके से ये हंसने में लगा हुआ है वो कहीं डरावना है और रोमियो ने इसकी सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया। और जब ये बात इसके टीम मेंबर्स को पता चलती है कि ये बंदा एक डीमन है तो वो कतई शौक हो जाते हैं और इस बात को लेकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाते और उससे क्या लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? आखिरकार जो च्योलमिन सी हमारा जो ब्रदर वो एक डीमन कैसे हो सकता है? तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होने में लगा होता है और चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता उसे। और जब वो देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार सभी लोग कहाँ चलेगा यहाँ से? और हमें पता चलता है जो डीमन होता है उसने मेंटल अटैक किया होता है इन पर और उसके पीछे से उस पर आवाजें आने लगती हैं। यहाँ पर वो उसे हेलुसिनेशन दिखाने लगता है और इल्यूजन दिखाता है कि वह किस तरीके से उसके टीम मेंबर्स को मारने में लगा है और वह किस तरीके से अपनी जिंदगी बचाने के लिए स्ट्रगल करने में लगे हैं। और यहाँ पर देखता है कि वो किस तरीके से मारे जा रहे हैं और खून ही खून है हर तरफ। ये देखकर उसकी मेंटलिटी काफी कमजोर होने के कारण वो और डर जाता है और जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है, क्योंकि जो उस तभी नोटिफिकेशन आता है कि एक डीमन तुम्हें देखने में लगा हुआ है। तुम्हारी मेंटलिटी ज्यादा कमजोर होने के कारण उसने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगते हैं कि मेरे और नजदीक मत आना। और उसने अपनी फियर टेक्निक का इस्तेमाल करता है स्किल का और वो अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं सभी के सभी। तभी वह डीमन अपने चश्मे को ऊपर करता है और उनसे कहने लगता है कि तुम अपने ही सपनों में खोए हुए हो और तुम वह देख रहे हो जिस चीज से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है और इसी डर में ये लोग फंसे हुए हैं। और इस तरीके से देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जो इंसान होते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे हीरो रोमियो को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे और वो डायरेक्टली जाकर उसका गर्दन को पकड़ लेता है। ये देखकर डीमन थोड़ी देर सरप्राइज तो होता है, लेकिन अपने हाथों से उसके अटैक को रोक भी लेता है। और वो डीमन हमारे हीरो रोमियो से कहने लगता है, क्या तुम्हें इस बात से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि जिस बॉडी पर मैंने कब्जा कर रखा है वो मारा जाएगा? और तुम्हें ये बात तो पता होना चाहिए था, अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये ह्यूमन भी कतई मारा जाएगा जल्दी। तभी जिस वक्त हमारे रोमियो ने उस पर अटैक किया था, जिस अटैक के कारण उसे कुछ पता चलता है और कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके आर्मर को इतनी आसानी से भेद पाऊंगा और मुझे इसे हराने के लिए सिर्फ एक ही तरह का बचता है कि इसके आर्मर्स के बीच में जो गैप है मुझे उस पर अटैक करना चाहिए। तभी डीमन उससे कहने लगता है, तुम्हें ये बात जानते हुए भी क्या तुम मुझ पर अटैक करने वाले हो? लेकिन वो हमारा रोमियो का हार मानने वाला, वो डायरेक्टली उस पर अटैक करना चालू कर देता है और डीमन भी उस पर अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से हमारे हीरो को मारने के लिए। लेकिन हमारा हीरो उसके अटैक से बिना किसी परेशानी के बच जाता है, डॉज कर लेता है। तभी रोमियो की नेचुरल एनिमी की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी जो पावर्स होती है वो बढ़
बढ़ना चालू हो जाती है और वो अपनी एक छोटी सी नाइफ निकालता है और डीमन की प्रेजेंस में उसकी पावर बढ़ती जा रही है और वो जब अपनी नाइफ से उस डीमन पर अटैक करता है तो उसे कुछ महसूस होता है और वो उसका जो अटैक होता है उसकी गर्दन पर जो आर्मर है वहां पर लगता है और वो आर्मर वहां से टूट जाता है हल्का सा। और ये जानकर वो डीमन हंसने लगता है और पागलों की तरह हंसते हुए उस पर अटैक करने लगता है और हमारा हीरो बिना किसी परेशानी के डॉज तो कर रहा है लेकिन वो उसके सारे के सारे मूवमेंट्स को ऑब्जर्व भी करने में लगा हुआ है। तभी जो डीमन होता है वो उससे कहने लगता है कि सारे के सारे जो इंसानियत है और सारे के सारे जो ह्यूमंस होते हैं वो काफी ज्यादा फेक होते हैं और नकली होते हैं। कुछ समय पहले तुम इस ह्यूमंस के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली बनने में लगे होते लेकिन जरा अपने आप को अब देखो। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा हीरो है वो इसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने नाइफ से उसके मुंह को चीर देता है और ये देखकर वो कभी पसीने पसीने हो जाता है ये डीमन और वो एकदम से डरने लगता है और उसके खून होने लगता है डीमन के और वो जोरों जोरों से वहीं पर गिरकर चिल्लाने लगता है और मन में सोचते क्या लगता है क्या इस तुच्छ से इंसान के हथियार से मुझे चोट पहुंच गई, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब समझ में आया शिट ये तो इसका जो नाइफ है वो सिल्वर से बना हुआ है। तभी रोमियो उससे कहने लगता है तुम मुझसे बकवास करना या मुझसे बात करना बंद करो और मुझसे बात करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और जब जिस तरीके से जिस एटीट्यूड से हमारा हीरो उससे कहता है तो उससे वो और भी तो भड़क जाता है डीमन और रोमियो उससे कहने लगता है कि मैं अपने शिकारों से बात नहीं करता और अपनी नाइफ उसकी तरफ पॉइंट करता है। तभी वहाँ पर उस बॉडी का जो असली ओनर होता है उसकी बॉडी थोड़ी देर के लिए उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आती है और वो मन में सोचते कहने लगता है आखिर का इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब कहाँ से गलत होना स्टार्ट हुआ। और वो कहानी थोड़ी सी पास्ट में जाती है और वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाता है। यहाँ पर वो उसका ब्रदर उसे देखने के लिए आया हुआ है और वो अपने ब्रदर को ऐसा ना दिखाते हुए कि वो काफी तक कमजोर है वो हंसने लगता है। उसका ब्रदर छोटा भाई उससे कहने लगता है अगर कर तुम किस बारे में सोचने में लगे हुए थे अभी, क्या तुम्हें काफी तक चोट लगी हुई है और काफी दर्द हो रहा है। तभी वो उससे कहने लगता है नहीं मुझे बस थोड़ी कोई खरोंचे आई हैं। तभी उसका छोटा भाई उससे कहने लगता है इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें डेंजरस डंजन्स में नहीं जाना चाहिए। खैर तुम भूल जाओ डंजन्स इक्वल टू रैप्टर्स, तो आप लोग समझ गए रैप्टर्स और डंजन एक ही बात है। यहाँ पर उसका जो छोटा भाई होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये जॉब क्विट कर देनी चाहिए, तुम मेरी गिल्ड में आ सकती हो, एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हो। और वो कहता है कि मैं कभी भी लूजर की तरह अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहता था और कुछ नहीं। यहाँ पर वो उसकी टीम कुछ मेंबर्स थे पास्ट में जब वो उसके साथ फाइट करने के लिए गया था उससे कहने में लगा तो क्या तुम्हारा नाम, तुमने अपना क्या बताया, तुमने बताया कि तुम टिमिन्स के ओल्डर ब्रदर हो और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हारे ब्रदर ने एक और बहुत बड़ी रेड को क्रॉस कर दिया और पास कर लिया है, मेरी तरफ से उसे बधाइयां देना। तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत, ताकि तुम अपने भाई के नाम पर कलंक न लगाओ। क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम बड़े भाई हो उसके, क्या तुम सच में ब्रदर्स हो भी। और इस तरीके से इसको बुरा भला कहने में लगे हुए और बताता मैं बस एक ऐसा ब्रदर बनना चाहता था जिसके कारण जो मेरा छोटा भाई है वो मुझ पर गर्व से कहे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी उसी वक्त वह डीमन आया और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी इस बात को लेकर मदद करूंगा। और वो डीमन उसकी बॉडी पर कब्जा करना चालू कर देता है और कहने लगता है तुम्हें बस बैठकर आराम से देखना है। यहाँ पर उसे नोटिफिकेशन आता है कि डीमन इम्प तुम्हें ऑब्जर्व करने में लगा हुआ है और वो ये देखकर कभी शॉक हो जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी मेंटलिटी बहुत ज्यादा लो है और तुम पोजीशन में आ चुकी हो, डीमन ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। और वो सोचने में लगा हुआ होता है आखिरकार मेरे साथ क्या होने में लगा है। और तभी देखता है कि अपने आप को एक ऐसी जगह पर बंद पाता है, यहाँ से वो कुछ भी नहीं देख पाता और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहाँ पर उसकी बॉडी होती है वो किसी से फाइट करने में लगी हुई है। यहाँ पर वो उससे ये भी कहने में लगा होता है नहीं नहीं, इन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन इसकी आवाज इन तक नहीं पहुंचती क्योंकि इसकी बॉडी पर तो एक डीमन ने कब्जा कर लिया है। और जब ये लोग मॉन्स्टर से अटैक करने में लगे हुए थे मॉन्स्टर पर, तब भी वो कोई कहने की कोशिश करने में लगा हुआ था और सबको बताने की कोशिश करने में लगा हुआ था कि ये बंदा एक डीमन है। और तभी वहां पर वो उसकी मेंटलिटी अचानक से बढ़ जाती है और जिस तरीके से मॉन्स्टर ने उस पर जो डीमन उस पर कब्जा किया था ना वो काफी ज्यादा भयानक था। और नोटिफिकेशन आता कि तुम्हारी मेंटली लो होने के कारण तुम रेजिस्ट नहीं कर सकते। और वो कह लगता है कि मैंने सभी की जान खतरे में डाल दी, अगर ये सब मेरे लिए नहीं होता। तभी अचानक से ये सब सोचने में लगा ही होता है। तभी वो उस मूवमेंट पर कहानी आती है जब हमारे हीरो रोमियो ने उस पर अपनी नाइफ से अटैक किया था। तब उसकी सोल और जो डीमन कब्जा करके रखा हुआ था उसकी बॉडी पर वो अलग हो जाती है दोनों की दोनों और कतई कूल स्टाइल में हमारा हीरो निकल जाता है उसको चोट पहुंचाते हुए। और जो डीमन होता है वो जोरों जोरों से चिल्लाना चालू कर देता है और इतना जोरों जोरों से चिल्लाने में लगा हुआ होता है कि उसकी चीखें कतई किसी को भी बहुत ज्यादा डरा दें। और वो चिल्लाते चिल्लाते कहने में लगा हुआ होता है बहुत ज्यादा दुख रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक तो जैसा इंसान मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है। तुम बेवकूफ कहीं कि तुम्हें ये बात नहीं पता हुआ अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये लड़का भी मारा जाएगा। क्या तुम्हें इस बात को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बॉडी का जो असली ओनर है वो भी मारा जाए। क्या तुम एक खूनी बनना चाहते हो। और वो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगता है भरपूर, लेकिन हमारे रोमियो को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो उससे लगता है अब मुझे समझ में आया यह तुम्हारा प्राइड है। तभी इस बॉडी का जो असली ओनर होता है वो इसकी बॉडी को अपनी सोल से पकड़ लेता है जिसके कारण जो डीमन होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, जिसको देखकर वो डीमन कभी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये मेरे साथ क्या होने में लगा है। और रोमियो तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी नाइफ से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है उसकी तरफ और अपनी नाइफ से उस डीमन को वहीं पर टिपका देता है और बतका दी कूल स्टाइल में वो भी। और जब हमारा हीरो उस पर अटैक करता है तो उसकी गर्दन दो टुकड़ों में बट जाती है
और उससे कहने लगा तुम्हारा ये प्राइड मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। नाम चियोलमिन। तभी कहानी कुछ समय बाद की बताई जाती है। यहाँ पर चियोलमिन बिल्कुल टकाटक फिट कंडीशन में है और वो होश में आता है। और होश में आने के बाद वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है डीमन डीमन डीमन। जिसको देखकर उसके टीम मेंबर्स भी कभी तक घबरा जाते हैं और अपने चेहरे को जब वह चेक करता है तो वो कभी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है क्या आखिरकार ये क्या हुआ। मुझे 100% याद है कि मुझे डीमन के द्वारा पजेस कर लिया गया था। तभी उसके टीम मेंबर्स होते हैं वो उससे कहने लगते हैं ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और सभी लोग उसकी फिक्र करने में लगे हैं और वो उसके हाथ कांपते दिखाए जाते हैं और वो सोचने में लगा हुआ था मैं जिंदा हूँ, मैं इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी जिंदा हूँ, लेकिन कैसे। मुझे जहाँ तक पक्का याद है कि मुझे नाइफ के द्वारा स्टेप कर दिया गया था, मेरी गर्दन भी काट दी गई थी, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी ये अपने बारे में इतना सोचने में लगा ये होता है। तभी हमारा हीरो रोमियो वहाँ पर आता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तभी जो लड़का होता है जो चियोलमिन होता है वो उससे कहने लगता है कि डीमन को जो यहाँ से पावर मिलती है वह ह्यूमंस के इमोशंस होते हैं। तभी रोमियो उससे कहने लगता है इसलिए मैं तुमसे ये कहने में लगा हुआ है कि तुम्हें हमेशा प्राइडफुल बने रहना चाहिए और डीमन से तुम्हें कभी भी किसी भी हालत में डरना नहीं है। और हमें में बताया जाता है कि रोमियो को अटैक उस डीमन पर काम किया लेकिन इस चियोलमिन पर काम क्यों नहीं किया। और बताता कि एक डीमन हंटर का जो अटैक होता है वो सिर्फ डीमंस पर काम करता है ना कि इंसानों पर। जब प्राइड की बात हमारा रोमियो करता है उस पर ये जानने के बाद वो कभी सरप्राइज हो जाता है। और जो ली होइलोन होता है वही इसको देखते हुए कहने लगता है मैं ये लॉजिक है वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं भूला हुआ हूँ कि जो डीमन हंटर का जो अटैक होता है वो सिर्फ डीमन पर अटैक करता है। भले ही इसे 10 साल गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छे से याद है। क्या मैंने इस इंप को मारा लेकिन फिर भी इसमें किसी प्रकार का आइटम ड्रॉप नहीं किया। ये तो कितना ज्यादा गरीबी डीमन था भाई। तभी नेक्स्ट सीन में हम एक बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ हर तरफ उसी न्यूज की चर्चे चल रहे होते हैं और जो चियोलमिन होता है वो अपने ब्रदर को वह न्यूज बताने में लगा है। और तभी उसका ब्रदर उससे कहने लगता है कि तुम सच में मुझसे कह रहे हो कि मैं इस बात पर इस न्यूज पर भरोसा करूं। उसका ब्रदर उससे कहने लगता है हाँ बिल्कुल सही कहा। और उसका यंगर ब्रदर उसका छोटा भाई उससे कहने लगता है जैसा कि तुम जानते हो मैं भले ही एक गिल्ड का लीडर हूँ लेकिन इस पोस्ट के अनुसार ही उस बंदे को अपनी टीम में अपनी गिल्ड में हायर कर लूं ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। तभी ये चियोलमिन होता है वो उससे कहने लगता है जिस पार्टी मेंबर को डीमन के द्वारा पजेस किया गया था वह बंदा मैं हूँ। जब ये बात इस बंदे को पता चलती है तो जो कॉफी पीने में लगा हुआ होता है वो उसकी मुझे टपक जाती है और कतई ये शौक से भर पड़ता है। तभी हमें इसके नाम के बारे में बताया जाता है। इसका नाम टाइमन है और इसका लेवल 368 है और इसकी प्लेयर रैंकिंग 11 और एक बारबेरियन है और गाउन का गिल्ड मास्टर है। जब ये बात इसे पता चलती है तो वो शौक से भर जाता है और इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसके जो बाहर के बॉडीगार्ड्स होते हैं वे भी ये बात सुन लेते हैं। और ये बात जानकर काफी तो शौक होता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम सच में प्लेयर बनना क्विट करना चाहते हो और हमारी गिल्ड के लिए एनालिस्ट बनना चाहते हो। तुम तो पहले इस आइडिया को लेकर बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे और बिल्कुल भी एनालिस्ट नहीं बनना चाहते थे और इस बात को लेकर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तभी चियोलमिन से कहने लगता है अपने भाई पर इतना भी विश्वास नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा कठिन है क्या तुम्हें विश्वास करना। वाकई में मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल इस बात के लिए। तो तभी उसके भाई ये बात जब सुनता है तो वो उससे कहने लगता है तो मैं इस तरीके से ताना मारने की जरूरत नहीं है मुझे। तभी उसका बड़ा भाई चियोलमिन हंसने लगता है और उससे लगता है मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और उसका भाई उससे पूछ लगता है कि तुम इस बात को लेकर शेयर हो कि तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो इस बात को लेकर भी कि तुम एक एनालिस्ट बनना चाहते हो। तभी वो कह देता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं इस बात को लेकर अभी तक सीरियस हूँ और मुझे इस बात का भी रिलीज हो चुका है कि मैं किस बात में कमजोर हूँ और किस बात को लेकर मतलब किस काम को मैं कर सकता हूँ और किस काम को मैं नहीं कर सकता। मैं काफी समय से तुम्हारे बराबर आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने में लगा हुआ था जिसके कारण कई सारी मुसीबतों का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं अपने प्राइड पर भरोसा रखूं और अपना खुद का रास्ता चुनूं। तभी उसका भाई उससे कहने लगता है मैं अब और भी ज्यादा क्यूरियस होते जा रहा हूँ आखिरकार वह बंदा किस तरह के बंदा होगा जिसने तुम्हें इतना ज्यादा बदल दिया। अगर बस उसने एक इम्प को हंट किया, इम्प डीमन को हंट किया, उसको छोड़ो तो डीमंस की जो स्टेटस एब्नॉर्मलिटी होती है उसे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हुआ इसकी जो मेंटलिटी स्टेट्स है वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और तो और तुमने कहा कि उसने बस चाकू से फाइट की थी एक, ना कि मैजिक से मैजिक इस्तेमाल किया। आर्केना कंटेंट में ऐसी कई सारी क्लासेस हैं लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उसकी क्या क्लास हो सकती है और मैं ये बात भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार वो स्पेसिफिक रैप्टर में क्यों गया जबकि इसके स्पेक्स इसके स्टेटस इस तरीके के हैं। तभी चियोलमिन उससे कहने लगता है मुझे पता है कि तुम इस स्टोरी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। तभी उसके ब्रदर उससे क्या लगता है किसने कहा कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा, मैं तुम पर फुल्ली विश्वास करता हूँ। आखिरकार तुमने विटनेस जो किया उस सीन को, ये बात सुनने के बाद वो चियोलमिन का शौक हो जाता है। तुम बॉस मॉन्स्टर के जो पैटर्न एनालिसिस है वो करते हो, तुम्हारे पास गिल्ड मैनेजमेंट मेथड्स भी है बहुत ज्यादा बेटर और तुम अच्छे प्लेयर्स को स्काउट भी करते हो अपनी टीम में बुलाने के लिए। जिस पोजीशन में मैं आज खड़ा हुआ हूँ वो सब तुम्हारी बदौलत है। तो सीधी सी बात है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और इसलिए मैं डायरेक्टली तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। तुम मेरे बड़े भाई जो ठहरे इसलिए। और तो और हमारे गाउन गिल्ड के प्राइडेस्ट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिस्ट जो ठहरे और इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद इसका चेहरा लाल बड़े लगता है और उससे क्या लगता है तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे शर्म आ रही है। तभी उसका जो भाई होता है वो उससे हंसते हुए कहने लगता है जरा इस कॉन्ट्रैक्ट पर नजर डालो अपनी।
तुम इसके बारे में क्या सोचते हो मिस्टर एनालिस्ट? और जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो शौक के मारे पसीना पसीना हो जाता है और कहने लगता है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस हैं? और उनका कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत तो वही खत्म होगी तो नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पर। यहाँ पर हमें ली ह्यून का दिखाया जाता है जिसका लेवल 67 हो चुका है। खैर ये तो बस एक आत्मा है ली ह्यून, और जो कैरेक्टर में जिसमें कन्वर्ट हुआ है उसको हम रोमियो कहने में लगे हुए हैं, तो हम रोमियो ही कह देते हैं, समझ जाओ। जब वो कहेगा तो हम उसका नाम ले देंगे। और इसका लेवल 55 था पहले, तो अब 67 है और वो ब्रश करने में लगा हुआ है और मन में सोचते हैं ली ह्यून कहने लगता है आखिरकार मेरा लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया बस एक ही रेट से, और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं 12 लेवल बढ़ा मेरे एक बार में। तभी रोमियो उससे कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा कम है। तभी लियोन उससे कहने लगता है जैसे कि तुम कहने में लगे हुए, तुम्हें पता भी जो नोज जो एक्सपीरियंस देते हैं वो इतना ज्यादा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक इम्प डीमन को मार दिया, इसके बदले में हमें 12 लेवल मिला है। और तभी वो अपने आप से कहने लगता है रोमियो कि मैं ग्रैंडफल इन छोटी मोटी चीजों में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। लेकिन जो ली होल होता है वो कहने लगता है मुझे तो फर्क पड़ता है इससे, आखिरकार मुझे किस तरीके से अपने स्टेट्स पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब जबकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ तो मैं बेड में मतलब सोने के लिए जाऊंगा तब मैं इसके बारे में सोचूंगा। लेकिन रोमियो के तो कुछ अलग ही नशे रखे हैं। वो जैसे ही बेड के पास पहुंचता है तो वो वहीं रुक जाता है, जिसको देखकर ली होल भी कभी सरप्राइज हो जाता है। तभी रोमियो उससे कहने लगता है जरा इस जगह को देखो तो कितनी गंदी हो रखी है, और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है मेरा ऐसे एनवायरमेंट में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि पूरी तरीके से क्लीन हो। तभी ली होल मन में सोचते कहने लगता है इसको देखते हुए यार कम से कम आराम तो करने दे यार थोड़ा सा, मेरे को बहुत ज्यादा पेन होने में लगा है बॉडी में। तभी इसी तरीके से शाम गुजर जाती है और तभी रोमियो अपना खाना बनाने में लगा होता है कतई देती स्टाइल में। और भाई साहब जब खाना बनाता है तो कतई हाई एंड शेफ लग रहा है देखने में, और इसको चखने के बाद क्या लगता है ये मेरा खाना काफी तो टेस्टी और बहुत ज्यादा हेल्दी है। और दूसरी तरफ लियोन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और मन में सोचते क्या लगता है यस अब समझ में आया, जो रोमियो था वो इसकी यही कैरेक्टर था। ये हमेशा रेगुलर शेड्यूल को फॉलो करता है और अपने आप पे ध्यान देता है बहुत ज्यादा। आज जो भी हुआ इससे मैं एक बात तो समझ गया, जब मैंने रोमियो को कैरेक्टर को बनाया था उस समय पर, और जो भी ट्रेड्स मैंने इसके अंदर डाले थे वो रियल वर्ल्ड में भी आते जा रहे हैं। सिर्फ उसकी जॉब ही नहीं, ना ही उसका लेवल, बल्कि में उसका कैरेक्टर भी। अगर मैं इसकी बॉडी में होता तो मैं सिर्फ नहा धोकर अपने खाने के लिए ऑर्डर कर देता ऑनलाइन, लेकिन जब से इसने मेरी बॉडी पर कब्जा किया है मेरी बॉडी और भी तो हेल्दी होती जा रही है। तो आखिरकार इसका टैलेंट क्या है? रोमियो का जो टैलेंट है वो सिर्फ किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये मैजिक में भी कहो तो टैलेंटेड है। एक बार किसी भी मैजिक स्पेल को ये देख ले तो वो इसको बिल्कुल बिना किसी परेशानी कॉपी कर सकता है, और ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है। और तो और इसकी बॉडी भी पूरी तरीके से फिट है, वो किसी भी डीमंस को मार सकता है, मॉन्स्टर को भी हरा सकता है। और तब वो अपनी तारीफ ही डायरी में लिख लेता है और उससे कहने लगता है आज के लिए इतना काफी है। और जब ये बात ली को पता चलती है तो वो कहने लगता है तुम सिर्फ अपने अच्छाइयों के बारे में लिखा है तुमने। तभी ली मन में सोचते क्या लगता है अगर सच में ये सारे के सारे जो ट्रेड्स है वो रियल लाइफ में अप्लाई होने में लगे हुए हैं तो मुझे इस बात को लेकर चेक करना चाहिए। और वह मोबाइल में कुछ चेक करने में लगा हुआ होता है। यहाँ पर उसे नाम चियोलमिन का फोन मतलब मैसेज आया होता है और वो कहने लगता है, मन में सोचते आखिरकार चियोलमिन का मैसेज मुझे क्यों आ रहा है और ये इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। और मन में सोचते कहने लगता है रोमियो मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये क्या चीज है, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला अभी तो मुझे इसे रिजेक्ट करना होगा। और तभी वो टाइप करना चालू करता है और इसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि अब समय आ चुका है सर्च करने की बारी का और इस चीज को ट्राई करने का कि एक बार जिस चीज मैजिक स्पेल को देख ले उसे अपने अनुसार कास्ट कर सकता है जब चाहे। और सारे के सारे मैजिक स्पेल जितने भी यूट्यूब पे या वीडियो में किसी प्रकार से डले हुए होते हैं वो सभी को सर्च करना चालू कर देता है एक एक कर और सारे वीडियोस को भी देखने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चियोलमिन उसके ब्रदर को, वो देखकर तो कतई पसीने पसीने हो जाते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो मैसेज उसने रोमियो को ली होल को भेजा हुआ था उसके जवाब में उसने नो भेजा उनको। ये देखने के बाद तो कतई भाई शौक से भर जाते दोनों। और चियोलमिन ये देखकर कतई सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या उसे किसी और गिल्ड से ऑफर मिल गया। अच्छा, ये जानने के बाद उसका भाई कतई भड़क पड़ता है और उससे लगता है कहाँ से कैसे। साउथ कोरिया की जो नंबर 1 गिल्ड है उसने उसे घर गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ देने के लिए प्रॉमिस कर दिया है और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 9.5 रेशियो 0.5 का है। लेकिन तुम कह रहे हो कि यहाँ पर एक और ऐसी गिल्ड है जिसने हमसे बेटर ज्यादा डील उसको प्रोवाइड करा दी है। तभी चियोलमिन उससे कहने लगता है मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ अभी। जब से हमारे कोरिया कंट्री के सियोल सिटी में मैजिक टावर अपीयर्ड हुआ है तब से जो फॉरेन गिल्ड्स हैं वे लोग यहाँ पर अपनी ऑफिशियल ब्रांच खोलने में लगे हुए हैं। ये सुनने के बाद वो भड़क पड़ता है और कहने लगता है किसकी हिम्मत हुई, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे इलाके में इस तरीके से कदम रखने की। तभी बताता है खैर अगर ये किसी भी प्रकार की कोई भी फॉरेन गिल्ड नहीं है तो जितनी भी टॉप गिल्ड्स हैं वो सभी के सभी इस वक्त सियोल में मौजूद हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हीं एक में से किसी ने ऑफर दिया हो। और ये बात सुनने के बाद वो भड़क पड़ता है और उससे कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई, हमसे बेटर कोई भी ऑफर नहीं दे सकता इस कंट्री में। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिस कॉन्ट्रैक्ट को तो मैं हमारे गांव गिल्ड के जो हायर अप्स हैं उन्हें भी नहीं दिखा सकता। और वो अपने कपड़े बड़े पहनकर जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं और तो इंतजार नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार वे बंदा कैसा दिखता है। तभी चियोलमिन उससे कहने लगता है आखिरकार क्यों। तभी वह वहां से जाते हुए कहने लगता है कि मैं उस बंदे को अपनी गिल्ड में लेना चाहता हूँ जिससे पहले ही कोई और गिल्ड उसे अपने गिल्ड में शामिल कर ले।
तुम्हारे पास जितनी भी डिटेल्स है उसके लिए वो मुझे बता दो। और वो सोचने लगता है और बताता है कि उसकी जो चेहरे का देखने का तरीका है, बोलने का ढंग है, और उसका भाई उसे कहने लगता है तुम इस तरीके से तो किसी मिथिकल एनिमल को भी डिस्क्राइब कर सकते हो इससे बेटर तो। और तभी जब उसके बारे में सोचता है मिथिकल एनिमल के बारे में, जब उसे पता चलता है तो जब इसकी जो एटीट्यूड देखता है ना, तो देखकर वो कभी सरप्राइज हो जाता है। और तभी च्युएलमैन उससे कहने लगता है हाँ मुझे अभी याद आया, ये जो बंदा है वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड के नोबेल की तरह दिखता है। ये जानने के बाद वो कभी सरप्राइज हो जाता है और च्युएलमैन उससे कहने लगता है और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मैं बहुत ज्यादा फैंसी एस्ट्रोकॉट। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो रोमियो की तरफ, जो कि सारे के मैजिक स्पेल्स को सीखने में लगा हुआ है। जिस तरीके से रोमियो उन स्पेल्स को सीखने में लगा हुआ है तो ली होएल भी ये देखकर कभी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते क्या लगता है मैं सच में इन स्पेल्स का फंडामेंटल मैजिक है वो सीख सकता हूँ और समझ सकता हूँ। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ अगर मेरे पास माना मौजूद होता तो मैं इस वक्त बिना किसी परेशानी के इन स्पेल्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने इस ग्रैंड फॉल से उम्मीद की थी। आखिरकार किसे फर्क पड़ता है तुम्हारे पास्ट के बारे में। आखिरकार जब मेरा मिडिल स्कूल का जो सिंड्रोम था वो काफी ज्यादा बेस्ट था और काफी ज्यादा कूल था, और कैसे फर्क पड़ता है कि मुझे चुनमियों वाली आदत थी उस समय पर। और जोर जोर से उसके बालों को हिलाना चालू कर देता है। तभी रोमियो ली हुएल से कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा रूड हो रहे हो, और कहने लगता है अब जब कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो अब समय आ चुका है कि मैं स्टेट पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ। मुझे नहीं पता आखिरकार रोमियो को जो टैलेंट है वो कितना ज्यादा है, लेकिन जितना हो सके मैं उतनी पॉसिबिलिटीज को खोल के रखूंगा। 2 पॉइंट्स तो मैंने स्टेमिना में डाल दिए, 2 एबिलिटी में डाल दिए और बाकी के सब मैं माना में डाल रहा हूँ, जबकि मेरा माना पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम थे इसलिए। और तभी कुछ सोचने लगता है और उसमें मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है और हमें बताया जाता है इस रोमियो के बारे में कि जब अपनी पूरी की पूरी फैमिली में अकेला बंदा बचा था उस समय पर, जब उसने डीमन हंटर के पाथ को चुना था अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। और जब ये बात इसके दिमाग में आती है तो मन में सोचते कहने लगता है आखिरकार अचानक से मेरे दिमाग में ये बात क्यों याद आ रही है। मैंने ये चीज कभी भी राइट नहीं की, लेकिन क्या बदकिस्मत वाली बात थी। और अचानक से अपने होश में आता है और एक जो बाकी के बचे पॉइंट होते हैं वो लक में डाल देता है और कहने लगता है ये मेरे ग्रैंडफिल और मेरे अच्छे के लिए कर रहा हूँ, जिसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब से, इसलिए मैंने सिर्फ अपने लक स्टेट को 1 से 2 कर रखा है, डबल कर लिया है। मतलब कैसे पता कि क्या हो मेरे साथ कल, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मुझे पैसे डले मिल जाए रास्ते में। तभी अचानक से किसी चीज को देखकर वो सरप्राइज हो जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग, और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन की पॉपअप हो जाता है और जैसे उसे देखता है तो वो खुशी के मारे बौखला जाता है और कहने लगता है ये तो उससे भी ज्यादा है जो कॉइन के बारे में मैंने सोचा था, और बताता ये तो एक क्लास क्वेस्ट है। और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था क्लास क्वेस्ट प्रो लीग ऑफ काउंटर अटैक। समय आ चुका है कि अब कुछ धमाकेदार किया जाए। और इसको देखकर कहने लगता है कि जो क्लास क्वेस्ट के बारे में मैं सोचने में लगा हुआ कि ये वही है। जब से आर्केना कंटिनेंट का जो गेम है वो रियलिटी में आ चुका है तब से क्वेस्ट आना भी बहुत ज्यादा रेयर हो गया है। इसका रीजन सिर्फ सिंपल है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस दुनिया में इतने ज्यादा एनपीसी मौजूद नहीं है जो कि क्वेस्ट दे सके। यहाँ तक कि कोई भी नॉर्मल किसी भी प्रकार की नॉर्मल क्वेस्ट भी बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन फिर भी मुझे एक क्लास क्वेस्ट मिल गई। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये क्लास डीमन हंटर से रिलेटेड क्वेस्ट है। जहाँ तक मुझे याद है तो ये कोई एक ऑर्डिनरी क्वेस्ट नहीं है। और वो गूगल पर सर्च करने लगता है इसके बारे में, और जब वह इसको देखता है तो वो क्या लगता है मुझे पता था इसके बारे में। यहाँ पर उसमें एक नोटिफिकेशन आया था, एक आर्टिकल छपा हुआ था। यहाँ पर प्लाटन क्लास की रैंक 1 जो गेबर है उसको पहली बार क्लास क्वेस्ट मिली थी। तभी हमें क्लास क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है। क्लास क्वेस्ट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक पर्सन को दी जाती है। जो भी सेम क्लासेस के बंदे होते हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग हो जाए, एक बंदे या 2 बंदे को ही क्लास क्वेस्ट मिलती है। ये इस दुनिया के लिए काफी है कि इस बंदे को क्लास क्वेस्ट मिल गई भब्बर मचाने के लिए पूरी दुनिया में। अगर तुम्हें एक क्वेस्ट भी मिल गई तो तुम्हें डायरेक्टली रैंकर में डाल दिया जाएगा। लॉजिकली सोचा जाए तो मेरे जैसे लेवल 67 के बंदे के लिए ये तो इम्पॉसिबल सी बात है कि उसे किसी भी तरह की क्लास क्वेस्ट मिलेगी। तो इसका मतलब एक ही हुआ। और तभी भी जब न्यूज देखता है तो वो कहने लगता है मैं अपने आप से, जैसा कि मैंने सोचा था कि इस दुनिया में मैं अकेला ही डीमन हंटर मौजूद हूँ। और अपने बारे में सोचते हुए कहने लगता है जैसा कि इस बात को लेकर सेंस तो बनता है, क्योंकि यहाँ पर डीमन हंटर्स को ट्रेन किया जाता है अक्षान में। यहाँ पर वो उस समय के याद करने लगता है 10 साल पहले जब यह डीमन हंटर के तौर पर ट्रेनिंग लेने के लिए आया था, और बताता है इस जगह को देखो तो जरा, कहानियों में तो इस जगह को बहुत ज्यादा ग्रेट कहा गया है लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। यहाँ पर वो बताया जाता है, एक दिखाई जाती है एक बिल्डिंग, यहाँ पर कई सारी बिल लटकी हुई है। यहाँ पर कोई उनका स्वागत करता है अक्षान में। यहाँ पर वो उनकी ज्वाइनिंग सेरेमनी को वेलकम करते हैं, और ये एनपीसी डीमन हंटर होता है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो कि सभी को ट्रेन करने वाला है। सभी जो इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है जिसको देखकर सभी के सभी लोग कतई शौक होते हैं। इसको देखते हुए मन में सोचते कहने में लगा हुआ होता है कि ये इसका दिमाग खराब हो रखा है। डीमन हंटर्स की जो क्वेस्ट होती है वो रिपीट करने की बहुत ज्यादा हार्डेस्ट क्वेस्ट होती है। यहाँ पर सभी लोग ट्रेन करने में लगे होते हैं और उनकी जो रहने की जगह होती है वो कतई बेकार होती है बहुत ज्यादा। और बात रही खाने की तो बताता है कि ये 1 फ्लोर ऊपर है जहाँ से तुम आए हो। यहाँ पर जो डीमन हंटर बनने की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और इस ट्रेनिंग के दौरान जो एनपीसी से बस चिल्लाते हैं और कुछ नहीं करते। आखिरकार कोई भी बंदा होगा सही दिमाग है, वो सीधी सी बात है कि उसने उस गेम को क्विट कर दिया है उस समय पर। तभी जो रोमियो होता है वो उसे बताता है कि जो डीमंस होते हैं वो ह्यूमंस के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं,
और जो भी ट्रेनिंग उस समय पर की गई थी वो सब तुम्हारे दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए की गई थी। और मन में सोच तो क्या लगता है कि इसका जो मिडिल स्कूल सिंड्रोम है वो बहुत ज्यादा बुरा है। और क्या लगता है क्या ये सब तो पास्ट की बातें थी। चलो देखते हैं आखिरकार मुझे किस तरह की क्वेश्चन मिली है इस वक्त। और जब इस क्वेश्चन को देखता है तो उसको जो एक्सप्रेशन होते हैं वो देखने लायक होते हैं और वो शौक से भर पड़ता है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग पर और तभी एंटी आर्केन यूनाइटेड कोरियन ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। इस ब्रांच को इसलिए बनाया गया है ताकि दुनिया में ज्यादा तबाही या कियोस ना मचे और ज्यादा से ज्यादा डैमेज से बचाया जा सके। और इस डिपार्टमेंट में उन सभी लोगों को हायर कर लिया गया है जो कि आर्केन के डेवलपमेंट में काम किया करते थे, ताकि इस दुनिया में आर्केन के द्वारा जो भी अपडेट्स आने वाले हैं वो हमें जल्दी जल्दी पता लगा सके। ये आर्केन गेम को एनालाइज करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उसी रिलेटेड उसे कलेक्ट करते हैं प्लेयर्स के लिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन्हें ओवरवर्क करना पड़ता है। तभी वहाँ पर एक वर्कर होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और वो इस गेम को गालियां देने में लगा है और वो अपने सीनियर से पूछने में लगा हुआ था क्या इस हफ्ते अब ये ऐसा तो नहीं इस हफ्ते भी किसी तरीके का रैप्चर का कोई अपडेट आने वाला है। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपडेट आने वाला है। तभी उसका सीनियर से क्या लगता है हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। तभी वो वर्कर होता है, वो उससे क्या लगता है कि जो रेमंड बास्टर्ड है वो बहुत ज्यादा बेकार है। उसे पता हुआ है कि वो उस वहाँ के होम पेज को, उस वेबसाइट को, होम पेज को मैनेज करने में लगा है और अपडेटेड कंटेंट्स को हमेशा अपलोड कर देता है। तभी उसका सीनियर से क्या लगता है कि इस तरह की बकवास करना, बातचीत बंद करो और रिफ्रेश बटन पर क्लिक करते रहो। तभी उसका जूनियर उससे क्या लगता है बस मैं पूछ ही रहा था आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और बताता है जब भी वो किसी पोस्ट को डालता है तो वो रियल वर्ल्ड में रियल हो जाती है। तभी अचानक से वो किसी चीज को देखता है अपने कंप्यूटर में, जो देखकर वो शॉक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है यहाँ पर किसी तरीके से अपडेट आया, जिसको देखकर कहते शॉक हो जाते हैं और पसीने पसीने होने लगते हैं और कहने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता। और सभी लोगों को भर मच जाता है कि यहाँ पर एक अपडेट आया हुआ है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, अगर क्या चलने में लगा हुआ है दुनिया में। और तभी एक बंदा कहने लगता है मैं जॉब को जल्दी से छोड़ने वाला हूँ, जल्दी से मेरा नोटिस लिखो। और सभी को कहने लगता है कि सभी के सभी लोग अपने फोन को अनप्लग कर दो क्योंकि जो रिपोर्टर्स थे वो जल्दी कॉल करने वाले हैं हमको। तभी वो कहने लगता है तुम क्या करने में लगी हो, जल्दी से अपने मोबाइल्स को अनप्लग करो। लेकिन वो बंदा ध्यान नहीं देता और वो उस न्यूज को पढ़ता है और कहने लगता है जरा इधर देखो। और उस न्यूज के अनुसार एक नया डीमन इस दुनिया में जल्दी आने वाला है और न्यू रैप्चर खुलने वाला है और इसका नाम काउंट्स की फैमिली का फोर्ट्रेस होगा, जिसे काउंट फैमिली की टेरिटरीज के नाम से जाना जाएगा और काउंट टेरिटरीज की आउटस्कर्ट को। और इसमें काफी तरह न्यू मॉन्स्टर्स भी आने वाले हैं। जो ब्लडेड बंडिट होंगे उसका 230 लेवल होगा, जो ब्लडेड बीस्ट होंगे वो 220 से 250 लेवल होगा और काउंट अस्करा के जो सोल्जर्स होंगे वो 300 होगा। काउंट अस्करा के जो नाइट्स होंगे 350 लेवल होगा, जो डेविटी होंगे वो 390 लेवल के होंगे। और एक नया नेम्ड मॉन्स्टर आने वाला है इस दुनिया में और इस मॉन्स्टर का नाम काउंट अस्करा है, उसका लेवल 430 होने वाला है। ये बात जब इन लोगों को पता चलती है तो ये कतई शौक से भर जाते हैं और उससे कह लगते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जो नया दुश्मन हमारे आने वाला है हमारे लिए वो 430 लेवल का है, हमारे इस दुनिया का जो रैंक नंबर का है वो 403 लेवल का है। और जरा इस मॉन्स्टर को देखो, इसका 430 लेवल है। जो नया अपडेट आया हुआ है वो क्लियर करने के लिए बना ही नहीं है। और वो अपने सीनियर से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इस बार का जो क्लियर है वो बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है, यहाँ तक कि इस दुनिया के टॉप रैंकर्स भी आ जाएं इस पर अटैक करने के लिए तो भी मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये क्लियर कर पाएंगे इसे। तभी उसका सीनियर उससे क्या लगता है यहाँ पर ये परेशानी नहीं है, इसे क्लियर करने के लिए होल्ड गिल्ड को आना पड़ेगा, सभी के सभी गिल्ड्स को नहीं, पूरी की पूरी एसोसिएशन को। तभी वो लोग कहने लगते हैं मैजिक टावर के बारे में कैसा लगेगा कि अगर हम एनपीसी से मदद मांगे तो। तभी उसका सीनियर कहने लगता है कि जो एनपीसी से टावर के वो कभी भी दुनिया के मैटर में हमारी रिवॉल्ट के बारे में कभी भी टांग नहीं अड़ाते और हमारे मैटर से कभी दखल नहीं देते जब तक उनके टावर को लेकर कोई भी सीरियस मैटर ना हो तब तक, तो इसलिए वो भी इस समय भी वह कुछ नहीं करने वाले। तभी उसका जूनियर कहने लगता है इसका मतलब ये नहीं हुआ। तभी इसके सीनियर की ये बात सुनते कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही समझा, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होने वाला है। ये डायरेक्टली हमसे कहने में लगे हुए हैं कि हमें बैठकर लोगों को मरते हुए देखना है और कुछ नहीं। और कहने लगता है कि अब हमारा इस दुनिया का अंत आ चुका है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और वो वहीं पर बैठ जाता है और कहने लगता है कि जो नया डांजन यानी कि नया रैप्टर खुलने वाला है वो जल्दी ब्रेकआउट हो जाएगा और इसके सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो हमारी दुनिया में रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे। तभी उसका जो जूनियर है वो अपने सीनियर पर चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम्हें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हमारी रैप्चर की रेट फेड हो गई, रेट फेल हो गई तो वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है वो रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे। तुम्हें उनका लेवल्स पता भी है 200, 250, 300, 350, 400 इन मॉन्स्टर का लेवल इस तरीके से है। अगर ये हमारे रियल वर्ल्ड में आ गए तो हमारी पूरी पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। ये रेमंड ये बास्टर्ड कहीं का आखिरकार ये इंसानी जिंदगी को समझता क्या है। तभी जो सीनियर होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं सोचते हुए और कहने लगता है इस बार का जो अपडेट है, अभी तक के जो अपडेट थे वो इतने ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन इस बार का जो अपडेट है उसने तो बवाल मचा दिया है। लेकिन इस बार के अपडेट ने पूरी तरीके से बैलेंस को तबाह कर दिया है। इसके बारे में तो कोई भी सोच नहीं सकता है, ये तो अनइमेजिनेबल है। जब तक किसी तरीके का मिरेकल ना हो जाए तब तक तो इम्पॉसिबल है क्लियर करना। तभी दूसरी तरफ हमें क्लास कुछ के बारे में बताया जाता है और इसमें डेली रिमेनिंग डीमन हंटर की जो क्विस्ट थी वो दी जाती हैं हमारे हीरो रोमियो को, जो कि सोचने में लगा होता है आखिरकार क्यों
आखिरकार क्यों इस तरह की क्वेश्चन मुझे दिए जा रही हैं। जो लियोल होता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से कांपने में लगी हुई होती है क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद, और वो ठीक से चाय भी नहीं पी पा रहा होता। लेकिन चाय जरूरी है भाई, चाय इज द गॉड भाई, चाय सब कुछ है इसके लिए। और वो मन में सोचते क्या लगता है, जब मैं एक्शन में था वह उससे कुछ भी नहीं बदला। यहाँ पर तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी शेक करने में लगी हुई है। क्या अचानक से मैंने ट्रेनिंग चालू कर दी, वो इसलिए हो रहा है क्या? जब मैं मार्केट में बाहर कुछ खरीदने भी जा रहा हूँ तो पूरी की पूरी बॉडी कांप रही है उसकी। क्या होगा अगर मैं मारा जाऊं तो? और जब मैं अपना खाना बनाता है तो उसका खाना भी सैंडविच भी ठीक से नहीं बनता, और कहने लगता है कि मैं यहाँ तक कि अपने लिए सैंडविच भी ठीक से नहीं बना पा रहा, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कांप रही है। तभी रोमियो बिना किसी अपना मुंह शांत, मतलब उसके एक्सप्रेशन तो बिल्कुल लगते ही नहीं है कुछ हुआ है, और वो कहने लगता है कभी कभी कुछ अलग भी ट्राई कर लेना चाहिए। तभी लियो उससे कहने लगता है तो मैं इस तरीके से थूकना, मतलब खाना टपकाना बंद कर देना चाहिए। तभी जब मैं अपने स्टेटस पॉइंट को चेक करता है और वो कहने लगता है जब से मैंने ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है मुझे कुछ तो मिलना चालू हो गया है। अगर ये रोमियो के प्राइड के लिए नहीं होता तो मैं इस चीज को कब तक गिव अप कर देता। खैर मैंने आखिरकार इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और वापस से गुड नाइट में सो जाता अपने बेड पर जाकर आराम से, और कहने लगता आखिरकार मुझे आज रात को बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आने वाली है। मैं इस बात को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ कल क्या होने वाला है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो फिर से एक्सरसाइज करना चालू कर देता है और वो अपने आप से कहने लगता है हे भगवान क्या होने में लगा हुआ है, और वो प्लप्स करने में लगा है। यहाँ पर उसकी हालत पूरी तरीके से खराब होने में लगी हुई है और वो अक्षर को गालियां देने में लगा हुआ था, क्योंकि जो क्वेस्ट होती है वो कल खत्म हुई थी, वही क्वेस्ट दोबारा से चालू हो जाती है फिर से, और उसे पता चलता है कि ये एक रिपीट क्वेस्ट थी। क्या ये सभी के सभी लोग पगला गए हैं? और तो और इस क्वेस्ट को कंप्लीट करते करते मुझे एक हफ्ता बीत चुका है। जब भी मैं एक क्वेस्ट को कंप्लीट करता हूँ तो दूसरी क्वेस्ट सामने आ जाती है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और भाई इसकी बॉडी पूरी तरीके से थक चुकी होती है और बुरी तरीके से कांपने में लगी होती है, और वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है और मन में सोचते क्या लगता है आखिरकार मैंने आज भी इस क्वेस्ट को कंप्लीट किया है, मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पा रहा हूँ डेली। ये सब इस रोमियो कारण होने में लगा है। अगर इसका विल इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता। रिवॉर्ड पाने से पहले और ज्यादा कितनी बार मुझे करना पड़ेगा इस क्वेस्ट को कंप्लीट, और ऐसे ही एजम्पशन करने लगता है और कहने लगता है कहीं इसका रिवॉर्ड ऐसा तो नहीं है कि जैसे मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगी और फिट बॉडी हो जाए कुछ। तभी अचानक से वो सोच ही रहा होता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 20 मतलब एक हफ्ते भर की क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड दिया जाता है, और तुमने सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। इसके बदले में तुम्हें स्टेमिना के 2 पॉइंट, डिटेक्टिविटी के 2 पॉइंट मिलते हैं। इसको देखने के बाद वो खुद ही सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या मुझे सच में स्टेट्स पॉइंट मिले हैं? ये तो काफी तो शॉकिंग बात है, और तो और ये परमानेंट है। ये तो वाह साहब पता है जहर भाई जहर। और वो बताता है अपनी इस रियल वर्ल्ड के बारे में कि इस दुनिया में अपने स्टेट्स को बढ़ाना है तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और एक पॉइंट को बढ़ाने के लिए ही तुम्हें कई मिलियंस खर्च करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो तुम्हें आइटम बेचना चाहता है उसके अनुसार ही तुम्हें इस्तेमाल चीज मिलेगी। लेकिन जरा मुझे तो देखो, मैंने बिना एक पैसा खर्च किए हुए 4 पॉइंट्स को बढ़ा लिया है। ये तो कतई इंसेन है, इंसेन कतई जहर। और बहुत ज्यादा खुश होने में लगा है और कहने लगता है मन में सोचते हुए अगर ये सच में रिपीट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर से मैं पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता हूँ, कम क्वेश्चन के कंपेयर में तो ये काफी ज्यादा ग्रेट रिवॉर्ड है। और रोमियो इस बात को जानने के बाद उससे कहने लगता है अगर ये सच में रिवॉर्ड है तो मैं इसको 10 बार कर सकता हूँ दिन में। और लियोन मन में सोचते कहने लगता है नहीं मुझे इतना नहीं करवाना। तभी वहाँ पर जो रेडियो होता है मुझे लगता है उसमें न्यूज आती है कि इस थर्सडे को जो न्यू अपडेट आया हुआ है उसने कतई दुनिया में तहलका मचा रखा है। जितनी भी दुनिया के ज्यादातर गिल्ड्स से उन्होंने गिव अप कर दिया है नए रैप्टर पर अटैक करने के लिए। ये बात जानने के बाद दोनों कितना कतई शौक होते हैं, और तभी न्यूज में बताया जाता है कि इस थर्सडे को काउंट फैमिली टेरिटरी का एक नया अपडेट आया है। यहाँ पर एक नया नेम्ड मॉन्स्टर है जिसका नाम काउंट अस्करा नाम से जाना जाता है, और जो काउंट अस्करा है वो एक डीमन, एक वेम्पायर के नाम से जाना जाता है, और इसका लेवल 430 है जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लेवल आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा, और ये दुनिया में बताया जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा हार्ड रेड होने वाली है दुनिया की। और ये सारी की सारी जो न्यूज होती है वो ये सुनने में लगा हुआ है हमारा ये रोमियो। यहाँ पर जो एसोसिएशन वाले होते हैं वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे होते, और जब ये बात सुनता है कि ये 430 लेवल का है तो उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है आखिरकार 430 लेवल के डीमन को कोई कैसे मार सकता है, इसके बारे में कोई सोच भी कह सकता है। और हर तरफ सिर्फ उसी के बारे में न्यूज हो रही होती है। यहाँ पर वो सभी लोग बात कर रहे होते हैं कहीं इस दुनिया का बैलेंस बिगड़ तो नहीं गया, अब हमें क्या करना चाहिए, आखिरकार कौन आएगा जो इसको हराने वाला है। क्या जो रेमोंड है वो मजाक करने में लगा हुआ हमारे साथ। यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी बात करने में लगे हुए थे कि इस बार का जो फाइनल बॉस है वो काउंट अस्करा है जिसका लेवल 430 है। मुझे लगता है कि हिस्ट्री का हमारे इतिहास का सबसे ज्यादा खतरनाक बॉस होने वाला है ये। और एसोसिएशन वाले उन्होंने बताया कि वो एक वेम्पायर और एक डीमन है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि जो जहाँ गिल्ड है, जो बड़ी बड़ी गिल्ड्स है, वो इस रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए डायरेक्टली मना करने में लगे हुए हैं। वे लोग कहने में लगे हुए हैं कि ये रेड काफी ज्यादा रिस्की होने वाली है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लियोल अपने सर पर टक्कर बैठा हुआ है, और मन में सोचते कहने लगता है कि जो डीमंस हैं उनसे लड़ने में प्लेयर्स को सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। वह जितनी ज्यादा बैटल करते हैं वो इतनी ज्यादा पावरफुल बनते जाते हैं, और तो और प्लेयर्स को काफी ज्यादा स्टेटस एब्नॉर्मलिटी से भी गुजरना पड़ता है जब वे डीमन से फाइट करते हैं।
इसलिए दुनिया लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी डीमन से फाइट करना है तो तुम्हें उससे 10 लेवल से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए जो कमीना बास्टर्ड काउंट अस्कुरा है वो एक बास्टर्ड है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में तो फाइट करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकता। तभी अचानक से उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। इसमें कुश्त दी जाती है उसे तो, और लिखा होता है कि एक वैम्पायर को हंट करो, और बताता है अगर ये इस कुश्त के लिए नहीं होता तो मैं कभी भी इस वैम्पायर से फाइट करने के लिए नहीं जाता। ये कमीना अक्षान कहीं का जिसे डीमन ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, और बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही वैम्पायर बचा हुआ है जो कि काउंट अस्कुरा है, जिसका लेवल 430 है। तो ये सिस्टम कह रहा है मुझसे कि मुझे इस काउंट अस्कुरा से जाकर फाइट करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा हुआ है। ये तो सीधी सी बात है, ये तो सीधी सी कह रहा है कि मुझे अपने एक ऐसे एनिमी को हराना जिसे हराना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। लेकिन ये सिर्फ मेरे इमोशंस है ली हुएल के तौर पर, लेकिन मेरी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा शांत है, क्योंकि ये जो बॉडी है वो मेरी नहीं है, ये ग्रैंड फॉल की बॉडी है। ग्रैंड फॉल के होते हुए आखिरकार मैं कैसा महसूस करता हूँ। तभी अचानक से वो अपने हाथों अपने मुंह से हटाता है। तभी ग्रैंड फॉल खड़ा होता है रोमी, और उन सभी उससे कहने लगता है जरा इस डीमन को देखो तो जरा, ये मेरे टाइम को बुरी तरीके से तबाह करने में लगे हुए हैं। मेरे प्रीसियस टाइम को इतनी तबाह करने की हिम्मत कैसी हुई इतनी, और इस गुनाह के लिए मैं इन बुरी तरीके से तबाह करने वाला हूँ, उन्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ। और जिस तरीके से ये कहता है ना, ये जब ली हाइल जब ये सुनता है तो ये जानकर ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है मुझे पता था ये यही कहने वाला है ये रोमियो, आखिरकार तुम उस वैम्पायर को मारना ही चाहते हो, शिट। और इसी सरप्राइज के साथ हमारा ये एपिसोड ये पार्ट खत्म होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह का भेजो तो ठीक ही रहेगा। वैसे ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहूँगा। अगर ये पसंद आ रही है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप इसके 1 के लाइक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी लोग जल्द से जल्द हमारा गोल कंप्लीट करवा देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जल्दी इस नेक्स्ट पार्ट को अपडेट करने वाले हैं, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।